नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। ये क्वेश्चन पेपर 11/9/2019 एग्जाम 2018 का एग्जाम था, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 11/9/2019 को। ये हमारी वीडियो का आज का पहला सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं। हमें एक स्ट्रक्चर दी होती है, उस स्ट्रक्चर में जहां पर भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है वहां शब्दों को, वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया होता है। हमें ये स्ट्रक्चर इंप्रूव करनी है अपनी ग्रामर की, अपनी वोकैबुलरी की समझ के आधार पर। सी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर। देखिए, स्प्रिंटर का मतलब होता है वो पर्सन जो एक छोटी डिस्टेंस को, एक शॉर्ट डिस्टेंस को बहुत तेजी से दौड़ता है। जैसे कि फेमस स्प्रिंटर का नाम है उसेन बोल्ट। ठीक है, तो ये 100-200 मीटर की, 400 मीटर की दौड़ को ही बहुत तेजी से दौड़ते हैं। सी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, ये पहली लाइन दी गई है कंटेक्स्ट बताने के लिए। आई कांट रन एज फास्ट एज सी डज। ठीक है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर एक एडजेक्टिव लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट बनाकर सी के लिए। वेरी एडवर्ब हो गया इसके लिए। आर्टिकल लगा है स्प्रिंटर नाउन के लिए, और ये गुड एडजेक्टिव आया था स्प्रिंटर नाउन के लिए। आई यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। कांट यहाँ पर एबिलिटी बताने के लिए लगाया गया है। रन यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव नेचर की है, जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं। हाँ, एडवर्ब मैनर इसके लिए लगाया जा सकता है, और वो एडवर्ब मैनर लगाया गया है फास्ट। फास्ट एक एडवर्ब मैनर है जो इस रन के मैनर को बताने के लिए लगाया गया है। अब ये एज क्या है? देखिए, एज है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये एडवर्ब डिग्री एज लगाया जाता है डिग्रीज के कंपैरिजन के लिए। एज एडवर्ब डिग्री फास्ट की, फास्ट जो एडवर्ब मैनर हमने लगाया है रन के लिए, एज एडवर्ब डिग्री को इस फास्ट एडवर्ब मैनर की डिग्री को कंपेयर करने के लिए लगाया गया है। और कंपेयर कर किससे रहा है? कंपेयर कर रहा है ये इस वाली क्लोज से। यहाँ पर ये जो एज है ये कंजंक्शन के फंक्शन में है, और ये पूरी की पूरी क्लोज यहाँ पर लिखी हुई है। सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और डज हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। अब ये जो एज सी डज है, ये भी अपने आप में एक एडवर्ब मैनर क्लोज ही है। वो क्लोज जिसकी डिग्री से कंपेरिजन की जा रही है फर्स्ट की। तो क्या यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। लाइक सी इज डूइंग। लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, कोई नाउन फ्रेज हो सकते हैं। यहाँ पर क्लोज लिखी हुई है, प्रीपोजिशन के बाद क्लोज नहीं आते। क्लोज अगर हमें लिखनी है तो हमें कंजंक्शन लगाना पड़ता है। एज सी डूइंग, एज तो यहाँ पर सही लगाया हुआ है, सी यहाँ पर सही लगाया हुआ है, डूइंग लिख दिया है यहाँ पर जो कि मेन वर्ब है। अगर डूइंग आप लिख रहे थे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती, ये भी गलत हो गया। एज सी डू, सी के साथ डू नहीं आती है, SEIS फॉर्म लगाएंगे हम इसकी, डज आती है, ये भी गलत हो गया। तो 149 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आगे चल लेते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने ज्यादा सेंटेंस लिए हैं। एक ही क्वेश्चन पेपर में जितने सेंटेंस आए थे, 20-21 सेंटेंस थे, मैंने सारों को इंक्लूड कर लिया, वरना हम 5-5, 6-6 सेंटेंस की वीडियो बनाते हैं, वो भी हमारी 30-40 मिनट की हो जाया करती है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सीखने समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। 20-21 सेंटेंस में इस वीडियो में कराऊंगा, और एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ी लॉजिकली आपको समझाने वाला हूं कि जीवन भर आपके दिमाग से ये सब निकलेगा नहीं। क्या है 150वां सेंटेंस? इफ यू विशेस टू पार्टिसिपेटिंग एट द नेशनल लेवल गेम्स यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग कोचिंग इमीडिएटली। देखिए, पूरे सेंटेंस को सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली तो हमें समझना ही है, हम तो अभी सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप इतना सीख चुके हैं, इतना आप समझ चुके हैं, तो अगर आप मेन स्ट्रक्चर पर, जिस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है उस पर भी ध्यान देंगे, तो भी आपका कई बार काम हो जाता है, टाइम आपका यहाँ से रिड्यूस हो जाता है। आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट यू है, सेंटेंस क्या है, सिंटैक्टिकली पूरा सेंटेंस क्या है, सिमेंटिकली पूरा सेंटेंस क्या है, ये तो अभी हम जानेंगे ही। लेकिन अपने टाइम को रिड्यूस अगर हम कर रहे हैं एग्जाम के दौरान, और हमें पता है कि इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दी गई है जो कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल वॉयलेट करती है, ग्रामर में चल ही नहीं सकती है, तो हम बिल्कुल पूरे सेंटेंस को देखे बिना ही ऑप्शन की हेल्प लेकर इसको करके सीधे टाइम बचा के अपना आगे निकल जाएंगे। यू आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको पता है यू सब्जेक्ट के साथ SEIS फॉर्म तो आती नहीं, तो ये तो गलत हो गया, मतलब नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। यू के साथ क्या आ सकता है? विश आ सकता है, विशेष नहीं आएगा।
ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये जो विश है आपको पता है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है इन्फिनेटिव के रूप में। इन्फिनेटिव को नाउन के फंक्शन में यहाँ पर लिखा गया है। टू प्लस V1 होते हैं इन्फिनेटिव। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, पार्टिसिपेट आ जाना चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये है हमारा थर्ड ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन में विश को ठीक कर दिया गया, टू सही लगा है, पार्टिसिपेटिंग को ऐसे ही रखा गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर विज्ड कर दिया गया। अब विज्ड चलो ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, टेंस को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो सकती थी। लेकिन ठीक है, अभी हम पूरे सेंटेंस को नहीं देख रहे, केवल अगर हम ऑप्शंस पर ध्यान दे रहे हैं तो विज तो कर दिया गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर टेंस तो चेंज कर दी, जो यहाँ तक ठीक है, एक्सेप्टेबल है, जस्टिफाइबल है। लेकिन चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसको इंट्रांजिटिव कंसीडर करके फोर प्रीपोजिशन लगा दिया गया और फिर उस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि जीरेंट। जीरेंट नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं तो फोर के बाद उसे तो लिखना सही है, लेकिन विस्ट को इंट्रांजिटिव कंसीडर करना ये गलत हो गया इस सिंटेक्स में, इस कंटेक्स्ट में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन सही है। अगर मैं पूरे जो है सेंटेंस के सिंटैक्टिकल एनालिसिस की बात करूं तो ये आपको एक कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है, इफ यू विश to participate at the national level games you will have to start getting coaching immediately। ये एक ऐसी कंडीशन बताई गई है जो फुलफिल हो सकती है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ये लिखा हुआ है इसका रिजल्ट। इफ से जो है हम कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, इफ जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आ गया। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट, एट प्रीपोजिशन लगाया, उस प्लेस को, उस प्लेटफॉर्म को रिफर करने के लिए, एट द नेशनल लेवल गेम्स, एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यू यहाँ पर ये अपनी दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, मेन क्लोज, जो कि रिजल्ट है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये लगाया विल, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया, और हैव टू, यहाँ हैव यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, और टू स्टार्ट यहाँ पर टू प्लस V1 हो गया इन्फिनेटिव। ये जो हैव टू प्लस V1, ये जो स्ट्रक्चर आती है ये ऑब्लिगेशन को रिफर करती है, ठीक है, नेसेसिटी, मतलब कि ये करना ही है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो स्टार्ट यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव लगा हुआ है टू स्टार्ट, इसमें स्टार्ट को अगर हमने देखा तो स्टार्ट ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हुई, और इसके बाद इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, गेट का गेटिंग कर दिया, हमने जीरेंट बना दिया, और ये जो गेट है ये अपने आप में जीरेंट तो बन गया, नाउन के फंक्शन में तो आ गया, लेकिन ये भी एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, कोचिंग, इमीडिएटली को लगाया गया है एडवर्ब के रूप में। तो 150 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेंटेंसेस का ठीक है, हमने ऑप्शन देख लिया, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, समझ लिया, लेकिन एक बार सेंटेंस को जो है सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लिया करो। हो सकता है सेंटेंस में कहीं कुछ ऐसा हो जो आपकी समझ को इम्प्रूव करे। हम यहाँ अपना समय दे रहे हैं आपकी समझ को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी समझ ही आपके काम आएगी, कोई शॉर्टकट, कोई रूल रेगुलेशन आपके काम नहीं आना है। यू हैव बीन सो अनवेल, एक सेंटेंस लिखा गया जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। उसके बाद एक और सेंटेंस लिखा गया है जो कि इंटेरोगेशन है, जो कि इंटेरोगेटरी सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क उसके बाद में लगा हुआ है। तो यू हैव बीन सो अनवेल, हालांकि सो एडवर्ब है और एक ऐसा एडवर्ब है जो एक इंडिकेटेड डिग्री को रिफर करता है, तो उस इंडिकेटेड डिग्री का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सो एडवर्ब अनवेल की जिस डिग्री को इंडिकेट कर रहा है वो डिग्री कंटेक्स्ट पर डिपेंड करती है। सुनने वाला कंटेक्स्ट के हिसाब से समझ लेगा कि कितने अनवेल होने की बात की जा रही है। दूसरे सेंटेंस पर फोकस करते हैं जिस स्ट्रक्चर को हमें सुधारना है। हाउ लगाया गया, एडवर्ब मैनर है, इंटेरोगेशन के लिए इसको लगाया गया है। हम एक मैनर को इंटेरोगेट कर रहे हैं कि वो किस मैनर में जो है किस तरह से फील कर रहा है। यू फीलिंग नाउ, देखिए इंटेरोगेटरी अगर सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर आपको असर्टिव स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर लिखी हुई है, सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी गायब कर रखी है। पहली बात तो इंटेरोगेटरी सेंटेंस देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए था कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये समझ में आना चाहिए था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, बी की कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह लगी होती है।
चूंकि ये सारा प्रेजेंट का सिनेरियो है तो बी की कोई भी फॉर्म क्या इज तो लगेगी नहीं, आर ही लगी होगी यू के सब्जेक्ट में। अगर यू सब्जेक्ट है तो नाउ लगा है एडवर्ब टाइम जो कि प्रेजेंट के टाइम को रिफर करता है, आर ही आएगी। तो क्या आना चाहिए, यू इज फीलिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है, यू के साथ इज नहीं आता है। यू योर लगा रखा है, ठीक है, योर जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, पॉजेसिव डिटर्मिनर, ये भी गलत हो गया। ये तो वैसे भी गलत है, असर्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमें लिखनी है इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो कि लिखी है फोर्थ ऑप्शन में। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, 151 का 4 हो जाएगा। 152, आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग, ठीक है। आई यहाँ पर देखिए प्रोनाउन हो गया जो कि हमारा सब्जेक्ट के फंक्शन में एम गोइंग। देखिए जो एम गोइंग यानी कि एम हेल्पिंग वर्ब और गोइंग मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में जो लगा रखी है, ये किसी फिजिकल एक्टिविटी को रिफर नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फिजिकल मूवमेंट हो रहा है कि मैं कहीं को जा रहा हूं, मैं कहीं को जा नहीं रहा। ये जो एम गोइंग स्ट्रक्चर है ये कभी कभी या यूजुअली ये प्लान या इंटेंडेड फ्यूचर एक्शंस के लिए भी लगाई जाती है। अगर हम कोई प्लान कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, एक दो दिन बाद या कल को या शाम को या सुबह को ये वाला काम करने वाले हैं, जैसे मैं मेरे दोस्त को मारने वाला हूं थोड़ी देर में, तो मैं क्या कहता हूं, आई एम गोइंग टू हिट यू। तो आई एम गोइंग टू हिट यू का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूं, हो सकता है मैं दोस्त बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो और मैं यहीं से उसको चाटा मार दूं। आई एम गोइंग टू हिट यू का मतलब मेरी प्लानिंग है, मेरी इंटेंशन है कि मैं आपको हिट करने वाला हूं नियर फ्यूचर में। तो नियर फ्यूचर में प्लान या इंटेंडेड एक्शन को रिफर करने के लिए भी इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यहाँ पर एक इंटेंडेड, एक प्लान फ्यूचर इवेंट को रिफर करने के लिए इस स्ट्रक्चर को लगाया गया है, आई एम गोइंग टू सी। अब ये टू सी जो है इन्फिनेटिव लगाया गया है, टू प्लस बी, ये लगाया गया है इस गोइंग के रीजन को, पर्पस को बताने के लिए। इन्फिनेटिव क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ पर्पस या रीजन हो जाते हैं। कई बार मैं इसको बता चुका हूं, आप सभी को भली भांति जो है इसके बारे में पता है। अब ये जो सी है इन्फिनेटिव तो है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, टू सी एडवर्ब तो हो गया, एडवर्ब पर्पस तो हो गया, लेकिन सी तो अभी भी एक वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है और वो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। उसने अपने बाद लिया अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगा हुआ है टुमारो इवनिंग। तो यहाँ पर तो इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है ही नहीं, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर भी एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। सीइंग का यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं था, सीइंग ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता, किसके लिए, आई के लिए, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। टू सा, टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती नहीं है, ये भी गलत हो गया। टू के साथ सीइंग भी नहीं आती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि लगी हुई है, तो नो इंप्रूवमेंट। हालांकि एक कॉन्सेप्ट इसमें बताने वाला ये है, आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग। ये जो टुमारो इवनिंग लगाया गया है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम किसके लिए लगाया गया है, गोइंग के लिए या सी के लिए? देखिए एडवर्ब टाइम लगाया गया है सी के लिए, ये वाला एक्शन तो प्रेजेंट में हो ही रहा है। ये जो प्लान्ड फ्यूचर इवेंट है, हालांकि ये फ्यूचर इवेंट को प्लान्ड इंटेंडेड फ्यूचर एक्शन को रिफर करने के लिए लगाया गया है, लेकिन टेंस तो इसका प्रेजेंट में ही है। प्लानिंग तो अभी चल रही है, जिस पॉइंट पर बोल रहा है उसी टाइम पर उसके दिमाग में ये प्लानिंग है। तो उस वर्ब के लिए टुमारो इवनिंग नहीं लगाया गया, टुमारो इवनिंग लगाया गया है सी के लिए, इन्फिनेटिव वाली वर्ब के लिए। और इस टुमारो इवनिंग को लिखने का भी एक तरीका है, जो मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसको आप बाद में लिखा करो। अगर आप इसको लिख देते इवनिंग टुमारो तो ये गलत हो जाता। इवनिंग मॉर्निंग ज्यादा स्पेसिफिक टाइम है, बट टुमारो में तो कल का पूरा दिन आ गया, जिसमें मॉर्निंग भी है, नून भी है, आफ्टरनून भी है और इवनिंग भी है, नाइट भी है। तो जो ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको बाद में लिखोगे। अगर लिखा होता इवनिंग में भी कितने बजे देखेंगे, कितने बजे का शो हमें देखना है, 6:30 PM का शो देखना है, तो 6:30 PM और ज्यादा इवनिंग से भी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। इवनिंग का मतलब तो 5 से 7 या 7:30 8 बजे के टाइम को इवनिंग कहा जा सकता है, लेकिन टुमारो इवनिंग 6:30 PM हम इस तरह से लिखकर चलते हैं। 6:30 PM 6:30 PM इवनिंग से भी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, तो मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बाद में लिखेंगे। कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना आप। 152 का दूसरा ऑप्शन हो गया। 153 पर चल लेते हैं।
व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, देखिए व्हेन क्लोज लगाई जाती हैं किसी टाइम को रिफर करने के लिए, और वो टाइम रिफर किया जा रहा है इस क्लोज के द्वारा। व्हेन क्या है यहाँ पर, व्हेन है कंजंक्शन, और कंजंक्शन है तो टाइम को रिफर कर रहा है, टाइम कंजंक्शन कहा जाता है इसको, और टाइम को रिफर कर रहा है इस क्लोज के द्वारा। और ये क्लोज है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि व्हेन क्लोज पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर करती है। ये अगर आपकी टाइम लाइन है और यहाँ पर आप इस सेंटेंस को किसी से कह रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, तो व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, ये वो पॉइंट है जब वो चाइल्ड होगा। व्हेन क्लोज ने इस पॉइंट को रिफर कर दिया, तो इस पॉइंट पर ये या लाइक ना करने वाला जो काम हुआ है या नहीं हुआ है वो इस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर डू नॉट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था डिड नॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो व्हेन हो गया यहाँ पर कंजंक्शन, आई हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गई लिंकिंग वर्ब, उसके बाद लगा उसका कॉम्प्लीमेंट नाउन, नाउन फ्रेज। फिर मेन क्लोज स्टार्ट हो गई, आई हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, नोट हो गया एडवर्ब, लाइक हो गई यहाँ पर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट आ गया गोइंग, जिरेंड के रूप में। ये क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। आउट लग गया एडवर्ब। टू प्ले, टू प्ले यानी कि 2 + V1, ये जो इन्फिनेटिव यहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ पर्पस के रूप में, कि बाहर जाने का रीजन या पर्पस क्या है, क्या था। मैं जो जाने वाला काम करता था उसका पर्पस क्या था, टू प्ले इन द पार्क। इन प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट द पार्क। इन यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि पार्क जो है वो एक क्लोज्ड रीजन है, कन्फाइंड रीजन है, कन्फाइंड प्लेस है। अगर ऑप्शन की हेल्प लेना चाहे तो भी आसान है। देखिए डू नॉट, डू के साथ लाइक नहीं आता, लाइक आता, ऐसी है नहीं आती, नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं। डिड के साथ लाइक नहीं आएगा, तो देखो डिड नॉट के साथ लाइक क्यों नहीं आता है, लाइक क्यों नहीं आता है, लाइक क्यों आता है, क्योंकि डिड क्या है, अपने आप में सेकंड फॉर्म है। जब हमने हेल्पिंग वर्ब की ही सेकंड फॉर्म लगा दी पास्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म लगाने की आवश्यकता है। तो 153 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 154 यहां पर लिखा हुआ है माई गैस doesn't wanted to eat anything since they were not hungry after the party। ठीक है, जो आपकी स्ट्रक्चर है जो अंडरलाइन की गई है, अगर आप उसी पर फोकस करेंगे तो भी इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। सिंटैक्टिकली एनालाइज हम सेंटेंस को कर लेंगे, आसान सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है, डजंट वांटेड, क्या लिखा है, डजंट वांटेड। देखिए जो है सेकंड फॉर्म लगाई गई है और इसके साथ डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो गलत ही हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। क्या आना चाहिए, पहली बात तो गेस्ट है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो डज भी नहीं आना चाहिए था, डू आना चाहिए था। डू है यहाँ पर, लेकिन डोंट लगाया गया है तो फिर वांट्स लगा दी गई। SEIS फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज कर ली तो इसको इन्फ्लिक्ट करने की जरूरत, इसको इन्फ्लिक्शन बोलते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ES लगाना है, उसकी सेकंड फॉर्म लगाना, उसकी थर्ड फॉर्म लगाना, उसमें ING फॉर्म लगाना इन्फ्लिक्शन कहलाता है, कि हमने वर्ब का इन्फ्लिक्शन कर दिया, वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी टेंस को या स्टेट वगैरह को रिफ्लेक्ट करने के लिए। जब आपने वो इन्फ्लिक्शन यहां ले आए, इसको हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया, तो मेन वर्ब में इन्फ्लिक्शन की तो कोई जरूरत है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या आना चाहिए, डिड नॉट वांटेड। अभी आपको समझाया था जब आपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए डू का डिड कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, तो वांट का वांटेड करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिडंट वांट टू ईट। अगर एनालाइज करने की बात करूं तो मैं साधारण से सेंटेंस आपके सामने लिखा है, माई गेस्ट। गेस्ट यहाँ पर नाउन हो गया, माई हो गया इसके लिए डिटर्मिनर, जो कि पूरी की पूरी फ्रेज सब्जेक्ट के फंक्शन में आ गई। यहाँ पर आ जाएगा डिडंट, डिड नॉट का डिडंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है, वांट हो जाएगा यहाँ पर, वांट जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट लिखा है 2 + V1 इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को चेक किया तो हमने पाया कि ईट खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट।
एनीथिंग। सिंस यहाँ पर कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। सिंस जब कंजंक्शन होता है तो कॉज या रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है, या फिर ये टाइम के पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। सिंस का इस्तेमाल पास्ट में किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए, जिस पॉइंट से स्टार्ट होकर कोई एक्शन या स्टेट प्रेजेंट के पॉइंट तक या बाद वाले पॉइंट तक चली हो, पास्ट के पॉइंट को रिफर करने के लिए। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर सिंस का इस्तेमाल पास्ट के पॉइंट को रिफर करने के लिए हो रहा होगा, को रिफर करने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा होता है। ऐसा नहीं है, कोज या रीजन को रिफर किया जा रहा है कि वो खाना क्यों नहीं चाहते थे, कुछ भी, मेरे गेस्ट जो है वो कुछ भी खाना नहीं चाहते थे, क्यों, वो क्योंकि हंग्री नहीं थे वो पार्टी के बाद, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो सिंस जो है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह लगाया गया है कोज या रीजन को रिफर करने के लिए। दे हो गया यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, और इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ गई हमारी वर्ब, मेन वर्ब, और नोट लग गया एडवर्ब, और हंग्री हो गया एडजेक्टिव। नोट एडवर्ब इस एडजेक्टिव के लिए लग गया आफ्टर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, टाइम बताने के लिए कि हंग्री जो स्टेट है वो किस टाइम की स्टेट है। तो आफ्टर द पार्टी एक तरह से क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज हो गई। ये हो गया 154। फर्स्ट ऑप्शन आप इसका चूज करेंगे। 155, प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एज इट इज गेटिंग वेरी डार्क नाउ। देखिए, प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, ये जो पहली क्लोज आपकी लिखी गई है, ये वाली जो क्लोज है ये एक इंपेरेटिव क्लोज लिखी हुई है, इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है, जो भी सामने खड़ा हुआ है उससे रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम। अब ये जो इंपेरेटिव क्लोज होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, किसी टेंस को रिफर नहीं करते हैं, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, ये मूड को रिफर करते हैं, और यहाँ पर बोलने वाले का मूड जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है। मूड को एक्सप्रेस करने के लिए, मूड मतलब क्या दिमाग में चल रहा है, क्या उसकी इंटेंशन है, वो क्या चाहता है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो किसी को एडवाइस देना चाहता है, वो किसी को ऑर्डर देना चाहता है, वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, या वो किसी को ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पर जो है बोलने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है जो भी सामने खड़ा है उससे, प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट करने के लिए लिखा गया है। अब जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है वो इस रिक्वेस्ट के पीछे का रीजन भी बता रहा है, और इसी रीजन को रिफर करने के लिए एज को कंजंक्शन की तरह यहाँ पर लगाया गया है। फिर उसके बाद इट लगाया गया है सब्जेक्ट, ये लगाया गया है वेदर को रिफर करने के लिए, वेदर या लाइट वगैरह को रिफर करने के लिए, दिन को रिफर करने के लिए, डे के बारे में बताने के लिए कि डे में जो है अब डार्क होने लगा है। तो इट और इज, ये जो इट अपोस्ट्रोफी एस लगी है, इसको आप पजेसिव फंक्शन में ना ले लें। ये इट इज या इट हैज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, सिकड़ी हुई फॉर्म होती है। अब ये इट इज होगा या इट हैज होगा, ये आगे कंटेक्स्ट से पता चलता है। क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है तो इसका मतलब हम इसको इट इज ही कंसीडर करेंगे, इट हैज तो ये नहीं है। एज इट इज गेटिंग वेरी डार्क नाउ, तो इट लगाया गया डे के लिए, लाइट वगैरह के लिए, और उसके बाद इज लगा हुआ है, गेटिंग लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर हमारी मेन वर्ब हो रही है, और वेरी डार्क, डार्क हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, गेट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में है, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है डार्क एडजेक्टिव, और वेरी एडवर्ब लगाया गया है इस डार्क के लिए, नाउ लग गया एडवर्ब फॉर टाइम। तो यहाँ पर तो इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है नहीं, फिर भी देख लेते हैं, ऑप्शंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एज कंजंक्शन सही लगा है, इट के साथ वर की कोई जरूरत नहीं थी, ये गलत हो गया। नो इंप्रूवमेंट तो है ही यहाँ पर। एज देखिए सही लगा हुआ है, इट सब्जेक्ट सही लगा हुआ है, वाज यानी कि मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में ले गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो इंपेरेटिव क्लोज है इसका कोई टेंस वगैरह नहीं होता है, लेकिन जिस पॉइंट पर ये बोला जा रहा है उसी पॉइंट पर रिक्वेस्ट की गई है। ये अगर रिपोर्टिंग टाइम है, इस टाइम पर इसको रिपोर्ट किया गया है, यानी कि इस टाइम पर रिक्वेस्ट की गई है, तो ये जो रिक्वेस्ट की गई है प्रेजेंट के पॉइंट पर की गई है, तो इससे रिलेटेड जो भी वो रीजन बताएगा इसी पॉइंट पर बताएगा कि यार अभी डार्क हो रहा है, अभी स्विच ऑन कर दो लाइट को। अगर पास्ट में कभी डार्क था तो वो अब स्विच ऑन करने के लिए क्यों कहेगा,
उसी टाइम पे कहता। तो यहाँ पर ये जो इट वाज है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल अटपटा सा हो जाएगा। यहाँ पर जो हमें रीजन बताना है वो इसी पॉइंट पर रीजन बताना है, उसके लिए इट इज सही थी। व्हेन लगाया जाता है टाइम को रिफर करने के लिए, टाइम कंजंक्शन होता है, और टाइम अगर हम बता रहे हैं तो हमें फ्यूचर का टाइम नहीं बताना है। फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए पहली बात तो फ्यूचर का टाइम हमें बताना नहीं था, यहाँ पे प्रेजेंट का बताना था। और फ्यूचर के टाइम को भी अगर बताना होता है तो फ्यूचर के टाइम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्लोज से बताते हैं, फ्यूचर से नहीं बताते, फ्यूचर इंडेफिनिट से नहीं बताते। व्हेन इट विल गेट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका हो गया दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगर पहली वाली कोई मेरे से कहे कि पहली वाली क्लोज को एक बार सर एनालाइज कर दो, तो फटाफट देख लो प्लीज। ठीक है, एक एडवर्ब हो गया, शुरू में लगा है रिक्वेस्ट को रिफर करने के लिए, स्विच ऑन यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ऑल द लाइट्स, लाइट्स नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल, ऑल को सबसे पहले लगाया जाता है। ऑल भी यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनरी है, इसको दा वगैरह से आप जो है पहले लगाएं। इन द रूम प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट एक क्लोज्ड प्लेस को रिफर करने के लिए। तो 155 का हो गया दूसरा ऑप्शन। 156 क्या लिखा हुआ है, व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया शी हैड टू गेट यूज्ड ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। ओके, सेंटेंस को एक बार आप पढ़ लें फिर जरा करने की कोशिश करें। व्हेन एक टाइम कंजंक्शन आपको दिया गया है, व्हेन लगा है यहाँ पर कंजंक्शन। अच्छा, मुझे पता कैसे चल रहा है कंजंक्शन है क्या है, क्योंकि दो क्लोजेस है, पहली क्लोज ये हो गई और दूसरी क्लोज यहां से स्टार्ट हो रही है, सी हैड टू गेट यूज्ड ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। तो अगर दो क्लोज है तो व्हेन को कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो व्हेन है वो एडवर्ब भी हो जाता है। व्हेन जब एडवर्ब होता है तो टाइम से रिलेटेड इंटेरोगेशन के लिए यूज किया जाता है, जब हम टाइम को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं, जब हम टाइम के बारे में पूछ रहे होते हैं। व्हेन चाहे एडवर्ब हो चाहे कंजंक्शन हो, रिफर वो टाइम को ही करता है। तो यहाँ पर तो कंजंक्शन है, टाइम के बारे में बताने के लिए उसको लगाया गया है, और कंजंक्शन है तो एक सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ रहा है, चूंकि सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। और जिस सबऑर्डिनेट क्लोज को वो जोड़ रहा है उस सबऑर्डिनेट क्लोज की जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब का टेंस ही आपको टाइम बताएगा, क्योंकि वर्ब का टेंस टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। अगर रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब पास्ट के टाइम को रिफर किया जा रहा है इस व्हेन क्लोज के द्वारा। ये है आपकी टाइम लाइन। इस पॉइंट पर आपने सेंटेंस किसी से कहा, और व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया, ये वाला वो पॉइंट है व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया। वीना के रिटर्न वाला जो है टाइम ये है पास्ट का टाइम। अब सी हैड टू गेट यूज ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, टू गेट यूज ड्राइविंग, इस स्ट्रक्चर पर जरा ध्यान देंगे। जो टाइम क्लोज है वो तो सिंपल ही है, मेन क्लोज पर अगर आप ध्यान दें तो सी प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गया हैड टू, हैड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह लगा है, और टू गेट यहाँ पर इन्फिनिटिव हो गया टू प्लस V1, और ये यूज क्या है। फिर इसके बाद ड्राइविंग क्या लिखा है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन इंप्रूवमेंट की आवश्यकता को समझने के लिए भी आपको इस स्ट्रक्चर को जरा समझना पड़ेगा। ठीक है, गेट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि कुछ गिव एंड टेक वाला जो कंटेक्स्ट है वो तो यहाँ है नहीं। गेट का मतलब है टू रिसीव समथिंग, यहां पर कुछ रिसीव तो किया नहीं जा रहा, तो यहाँ पर गेट लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। अच्छा, मैं एक बार एक जो है कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये ना एक यूज्ड टू, आप अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो यूज्ड टू का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ भी यूज्ड टू है। ठीक है, यहाँ पर यूज्ड टू लिखा हुआ है। तो यूज्ड टू के बारे में आपने सुना होगा, यूज्ड टू एक मोडाल होता है, सेमी मोडाल कह दो, कुछ भी कह दो, मोडाल के फंक्शन में ये होता है, और ये पास्ट हैबिट को रेफर करने के लिए होता है। ऐसी आदतें जो पास्ट में रही हो लेकिन अब ना हो,
ऐसी पास्ट हैबिट को रिफर करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं शी यूज्ड टू स्मोकिंग या शी यूज्ड टू स्मोक विद अस। सी यहां पर सब्जेक्ट हो गया, यूज टू यहां पर मोडाल हो गया, और मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगी हुई है, और चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट इसको चाहिए नहीं था, विद हमने प्रीपोजिशन लगा दिया और प्रीपोजिशन के बाद लिख दिया उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो यूज टू जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें जो यूज है ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर जाता है, और इसके साथ ये जो टू लगा होता है ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर लेता है। उस सिचुएशन में यहाँ पर ये जो यूज्ड है, ये यूज टू जो स्ट्रक्चर है ये अकस्टम्ड टू के मीनिंग में होती है। अकस्टम्ड टू का मतलब है आदी होना, हिंदी में आदी होना। मैं उस चीज का आदी हूं, मैं स्मोकिंग का आदी हूं, मैं चाय का आदी हूं। अब इस बात को आप कैसे लिखोगे, ये तो एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और वो लिंकिंग वर्ब हम बी या गेट की कोई भी फॉर्म लगा लेते हैं। तो बी और गेट की कोई भी फॉर्म लिंकिंग वर्ब की तरह आ गई, उसके बाद ये यूज्ड हो गया एडजेक्टिव, और उसके बाद टू प्रीपोजिशन आ गई, और इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा, रेडीमेड नाउन तो सही है, अगर कोई वर्ब होगी तो उसको जेरेंड बनाकर लिखना पड़ेगा नाउन के फंक्शन में लाने के लिए। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखूं, सी इज, ये मैंने बी की फॉर्म लगा दी, यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब अकस्टम्ड टू, आदी हूं, मतलब वो आदी है। मैं ट्रांसलेट वगैरह ज्यादा करता नहीं हूं क्योंकि ये धोखा दे देती है अप्रोच, लेकिन कई बार जो है चीजें आसान हो जाती हैं अपनी मातृभाषा में समझने में। सी इज यूज्ड टू स्मोकिंग। अब मैंने यहाँ पर स्मोक क्यों नहीं लिखा, स्मोकिंग क्यों लिखा, मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, जीरेंड लगाया मैंने, यहां पर मैंने स्मोक लिखा था क्योंकि ये यूज्ड टू मोडाल था। मोडाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन ये वाला जो यूज्ड है ये एडजेक्टिव किस फॉर्म में है, एडजेक्टिव के फंक्शन में है, और ये टू हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था मेरा कोई वर्ब, तो वर्ब को मैंने जेरेंड बनाया, नाउन बनाया, ताकि मैं उससे ऑब्जेक्ट के फंक्शन में लाकर टू के बाद लिख सकूं। तो इसी तरह की स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर लिखकर दी गई है। होता क्या है, इंडिया में जो ड्राइविंग साइड होती है वो लेफ्ट साइड होती है। ये अगर सड़क है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप यहाँ पर ड्राइव करते हो, लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हो। कोई उधर से आ रहा है तो उसके लिए उसकी साइड हुई लेफ्ट, ये वाली। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे अमेरिका, और भी देश हो सकते हैं जहां पर राइट साइड जो है आपकी सही ड्राइविंग साइड होती है। मतलब अगर आप जा रहे हो इस सड़क पर, आपकी मूवमेंट ये है तो आप इस डायरेक्शन में चलाओगे, ये राइट साइड हुई ना। जब हम जा रहे हैं तो हमारी राइट ये हुई, लेफ्ट ये हुई, तो हम इस डायरेक्शन में ड्राइव करते हैं। उधर से आने वाला अपने राइट के हिसाब से यहां से आएगा। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया शी हैड टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। तो यहां पर आ जाना चाहिए यूज्ड टू। अब ये जो लिंकिंग वर्ब है गेट, गेट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद उसका एडजेक्टिव आ जाएगा यूज्ड टू, यहाँ पर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ड्राइविंग। कहाँ है ये ऑप्शन, टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग, दूसरा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में गेट यूज्ड टू को सही कर दिया, लेकिन टू चूंकि प्रीपोजिशन थी, इसके बाद लिखा जा रहा था ड्राइविंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड, यहाँ पर ड्राइव्स लिखा हुआ है। नो इम्प्रूवमेंट तो ये है ही नहीं, टू गेटिंग करने की जरूरत नहीं थी। ये वाला जो टू है ये इन्फिनेटिव का हिस्सा है, इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस बी बना, टू गेट हो जाना था। तो 156 का दूसरा, 157 क्या लिखा हुआ है, माई डॉटर फेल अस्लीप बाय सी बीन रीडिंग। सेंटेंस को समझे बिना भी इसको सही किया जा सकता है। देखिए सी, हमें इतनी स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है ना, सेंटेंस को सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हमें एग्जाम में जाना है।
लेकिन अगर हमारी अच्छी खासी तैयारी हो गई है तो एग्जाम टाइम में अपने टाइम को बचाने के लिए हम सीधे स्ट्रक्चर को देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, अगर हमारा काम बन रहा है तो सही है, वरना एक बार सेंटेंस को फटाफट जो है स्कैन कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में? सी बीन रीडिंग। अब सी सब्जेक्ट है, तो व्हाइल तो सही लिखा हुआ है ड्यूरेशन बताने के लिए, और ड्यूरेशन बताने के लिए लिखा गया है तो ड्यूरेशन बताते हैं हम कंटिन्यूअस स्टेट से, तो कंटिन्यूअस स्टेट लगाई भी गई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन यहाँ पर ये बी की फॉर्म कोई हेल्पिंग वर्ब बनाकर लिखी जानी थी, वो गलत लिखी गई है। बी की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म की हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, हमें यहाँ पर बी की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखनी, बी हेल्पिंग वर्ब की एक ऐसी फॉर्म यहाँ पर लिखनी थी जो कि कंटिन्यूअस स्टेट को रिफर कर सके। वो या तो इज हो सकती है या फिर वाज हो सकती है सी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सी सिंगुलर है ना। अब इज वाली लगाएं या वाज वाली लगाएं वो पता चलेगा हमारे मेन क्लोज के टेंस से। मेन क्लोज ये जो फैल लिखी हुई है, फॉल की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, अभी मैं इसको बता दूंगा। तो मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमारी पास्ट में रहेगी, क्योंकि वाइल जो कंजंक्शन है उसके द्वारा ड्यूरेशन को रिफर किया जाता है। अब ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है किस एक्शन की? इस एक्शन की। ये एक्शन अगर पास्ट में है तो ड्यूरेशन भी पास्ट की रही होगी, तो यहां पर क्या लगा दूंगा मैं? वाज लगा दूंगा। वाइल सी वाज रीडिंग थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये भी गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, वेन एवर की तो जरूरत ही नहीं थी, और हैज के साथ रीडिंग लगा रखा है, ये तो 7वीं क्लास का 8वीं क्लास का बच्चा भी गलत कर देगा। आपको कंफ्यूजन होता है तो वाइल सी इज रीडिंग में और वाइल सी वाज रीडिंग के इन दोनों पहले और तीसरे ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन होता है, उसके लिए आपको मेन क्लोज का टेंस देखना नहीं। एक बार अगर सेंटेंस को एनालाइज करने की बात करूं मैं, इस सेंटेंस को है काफी कुछ बताने के लिए। अगर मैं इसके सिंटैक्टिकल एनालिसिस की बात करूं तो मैं देखूंगा कि ये जो डॉटर है ये हो गया नाउन और माई हो गया डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर है, मैं मेरी डॉटर की बात कर रहा हूँ। माई डॉटर यहाँ पर नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गई। फेल फॉल की सेकंड फॉर्म है। इस फॉल वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बताना जरा थोड़ा सा जरूरी है, एक अच्छी वर्ब है। कंफ्यूज करने के लिए बार बार जो है ग्रामर जो एग्जामिनर है आपको देते रहते हैं। ये जो फॉल है, पहली बात तो ये कि ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी फेल, थर्ड फॉर्म होगी इसकी फॉलन। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड। कोई चीज अगर ग्राउंड तक, ग्राउंड का मतलब क्या है? अर्थ सरफेस, जमीन की ऊपरी सतह को ग्राउंड कहते हैं। कोई भी चीज अगर ऊपरी जमीन की ऊपरी सतह पर गिर गई तो हम क्या कहते हैं कि वो फॉल हो गई। अगर मैं अपनी गांव की भाषा में बताऊं तो फॉल का मतलब होता है गिरना, किसी भी चीज का गिरना फॉल होना होता है। इसी से रिलेटेड एक और मीनिंग है, ये तो हो गया इसका फिजिकल सेंस में। मेटाफोरिकल सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, कोई भी चीज अगर अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी अमाउंट में, अपने नंबर में डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो हम कहते हैं वो फॉल हो गया। जैसे कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, इस कंपनी के स्टॉक में फॉल आया, कंपनी में गेहूं के रेट में फॉल आया या राइज आया, इस टाइप की बात करते हैं ना। तो फॉल का एक मतलब ये भी हो जाएगा टू रिड्यूस इन साइज, अमाउंट और लेवल। इंट्रांजिटिव नेचर की बात है। अब ये तो हो गया फॉल वर्ब, जब हम इसको एक्शन वर्ब की तरह रिफर करते हैं तो ये क्या है? कोई चीज जमीन पर गिर गई तो एक एक्शन तो है, एक एक्टिविटी तो है जो खुद हुई। फॉल को लिंकिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो एक्शन नेचर की वर्ब होगी, ये जो मीनिंग दोनों मैंने लिखा है ये एक्शन नेचर की वर्ब होगी। फॉल को एक्शन नेचर की वर्ब के फंक्शन में इन मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉल जब लिंकिंग वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है
टू चेंज टू अ पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक, टू चेंज टू ए पर्टिकुलर कंडीशन और स्टेट फ्रॉम ए डिफरेंट वन, किसी डिफरेंट स्टेट से किसी और स्टेट में या कंडीशन में चेंज हो जाना मतलब फॉल हो जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब चूंकि लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और वो कॉम्प्लीमेंट यूजुअली होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी, फॉल की सेकंड फॉर्म यूज कर ली मैंने, सी फेल सिक। अब सिक क्या है, एडजेक्टिव, फेल यहां पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है, और सी हो गया सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि सी गिर गई जमीन पे या सी ने सिक को गिरा दिया, ऐसा तो है, तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। यहां पर फेल का मतलब है सी चेंज हो गई एक पर्टिकुलर स्टेट में, कंडीशन में, पहले ठीक ठाक थी, अब एक दूसरी स्टेट में दूसरी कंडीशन में आ गई, और वो स्टेट कंडीशन क्या है, सिकनेस की, तो सी फेल सिक। इसी तरह से लिखा जा सकता है सी फेल अस्लीप। अस्लीप का मतलब इन स्लीपिंग स्टेट, पहले जागी हुई थी अब वो स्लीपिंग स्टेट में आ गई। इसी तरह की स्ट्रक्चर जो है आपके सामने दी गई है, माई डॉटर फेल अस्लीप। फेल यहां पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है एडजेक्टिव जो कि कॉम्प्लीमेंट है माई डॉटर सब्जेक्ट के लिए। वाइल को लगाया गया है कंजंक्शन के रूप में ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, कि किस ड्यूरेशन में वो इस स्टेट में चेंज हुई, और ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हम कंटिन्यूअस स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हमने सही लगा दिया था माई डॉटर के हिसाब से, बीन नहीं लगाना था, यहाँ पर वाज लगाना था, और वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रीडिंग आ गया। तो 157 का कौन सा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था। आगे चल लेते हैं। देखिए एक वर्ब और होती है फेल, क्या बताया मैंने, फाल की सेकंड फॉर्म है फेल, और इसी स्पेलिंग की एक और वर्ब होती है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो होती है फेल। फेल का मतलब होता है गिराना, अगर मैं अपने गांव की भाषा में कहूं तो, या टू कट डाउन अ ट्री, कोई पेड़ खड़ा है उसको काट दिया, गिरा दिया नीचे, क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया। या टू नॉक समवन डाउन, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तुम आए कहीं से, उसको मारा, उसको नीचे गिरा दिया, तुमने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया। अभी इसकी फेल की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड। तो इस कंफ्यूजन का जो है ध्यान रखना कि कहां पर ये वाली फेल यूज हो रही है और कहां पर इस फॉल की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, ये वाली। स्ट्रक्चर से आगे की स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। तो ये वाली जो फॉल है, ये जो वर्ब है आपकी फॉल, इसका मतलब है गिरना, है तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, एडवर्ब वगैरह कुछ आ रहा होगा, और अगर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल की जा रही होगी ये वर्ब, तो एडजेक्टिव वगैरह कुछ आ रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा। अगर ये वाली वर्ब इस्तेमाल की जाएगी तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। क्या है इसका मतलब, गिराना, तो किसी चीज को तो गिराओगे, किसी पर्सन को गिराओगे, या किसी पेड़ को गिराओगे, या किसी खड़ी चीज को गिरा दोगे, तो ये तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली वर्ब यूज हो रही है, फेल यूज हो रही है या फॉल की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन पर, आगे चलते हैं। काफी सारे सेंटेंस है, हमें और भी देखने हैं। 158, द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डजंट हैव टू वेट सिंस अ फ्यू मिनट्स। एक बार फटाफट इसको एनालाइज कर लेता है। द मेट्रो सर्विस, सर्विस हो गया नाउन, मेट्रो उसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव की तरह से लगा हुआ है, द हो गया आर्टिकल, एक स्पेसिफिक सर्विस की बात की जा रही है। ये नाउन फ्रेज हो गई आपकी सब्जेक्ट। एज यहां पर मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की तरह लगा हुआ है, इसको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, और वो कॉम्प्लीमेंट हो गया गुड, एडजेक्टिव। सो लगाया गया एडवर्ब एक डिग्री को इंडिकेट करने के लिए, हाउ गुड, सो गुड। तो सो गुडनेस की या गुड की
गुड एट्रीब्यूट की डिग्री को रिफर कर रहा है। और किस डिग्री को रिफर कर रहा है? वो डिग्री इंडिकेटेड है, और उस इंडिकेटेड डिग्री को मेंशन करना पड़ता है डेट क्लोज से। फॉर्मल स्ट्रक्चर में तो यही करना पड़ता है। द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट, यहां पर कंजंक्शन हो गया, उस इंडिकेटेड डिग्री को देखिए दैट कंजंक्शन को लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, देने के लिए। तो मेन क्लोज में जो इंफॉर्मेशन थी कि हम एक डिग्री को इंडिकेट कर रहे थे सो के द्वारा, उस इंडिकेटेड डिग्री को आगे मेंशन करने के लिए डेट क्लोज को लगाया गया है। डेट कंजंक्शन का फंक्शन यही है। वन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, तो डजंट भी सही हो गया। नोट यहाँ पर एडवर्ब, हैव यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब जो है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वो है हमारा 2 + V1 इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में जो वेट है ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है नहीं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? सिंस अ फ्यू मिनट्स। मिनट्स तो नाउन हो गया, अ फ्यू हो गया डिटर्मिनर। अ फ्यू का मतलब हो गया सम, बट नॉट मेनी। बट नॉट मेनी काउंटेबल नंबर को रिफर करता है। काउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है, काउंटेबल नाउन से पहले, क्योंकि नंबर को रिफर करता है। इसीलिए मिनट को क्या कर दिया गया? मिनट्स कर दिया गया, क्योंकि सम मिनट्स की बात हो रही है। सम मिनट्स बट नॉट मेनी मिनट्स। अब देखिए सिंस का फंक्शन यहाँ पर क्या है? ये तो एक नाउन फ्रेज है। अगर ये नाउन फ्रेज है तो सिंस को निश्चित रूप से प्रीपोजिशन के फंक्शन में ही लगाया गया है। प्रीपोजिशन के बाद ही कोई नाउन फ्रेज आ सकती है उसका ऑब्जेक्ट बनकर। हालांकि सिंस कंजंक्शन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। टाइम को रिफर करने के लिए, मिनट्स की बात है तो टाइम को रिफर कर रहे हैं। हालांकि सिंस कंजंक्शन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है टाइम को रिफर करने के लिए। चूंकि हमने नाउन फ्रेज लगाई गई है तो इसका मतलब निश्चित रूप से सिंस को प्रीपोजिशन मानकर ही लगाया गया है। अब सिंस जब प्रीपोजिशन होता है तो किस टाइम को रिफर करता है? वो रिफर करता है पास्ट के किसी ऐसे पॉइंट को जिस पॉइंट से एक्शन स्टार्ट होकर किसी बाद वाले पॉइंट तक या प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है? ये कोई पॉइंट लिखा हुआ है क्या? सम मिनट्स, अ फ्यू मिनट्स का मतलब सम मिनट्स बट नॉट मेनी मिनट्स। तो ये जो सम मिनट्स है तो एक ड्यूरेशन है, एक तो इंटरवल है भाई। 4 मिनट होंगी, 5 मिनट होंगी, 2-3 मिनट होंगी, जिसके लिए वेट करना पड़ता होगा किसी पर्सन को मेट्रो सर्विस के लिए, मतलब मेट्रो स्टेशन पर। तो ये तो एक इंटरवल है, तो एक ड्यूरेशन है। हम कह रहे हैं सिंस को यूज किया जाता है किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए। यहां पर लिखा हुआ है एक टाइम इंटरवल, एक ड्यूरेशन, तो सिंस तो यहां पर गलत हो गया। और पहली बात तो सिंस को पॉइंट को पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो यहाँ पॉइंट ही नहीं लिखा है, और सिनेरियो भी पास्ट का नहीं है, तो सिंस तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसको तो बिल्कुल ही हटा दो। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। अप टू अ फ्यू मिनट्स, फॉर सम फ्यू मिनट्स। पहले चलो फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, अप टू की बात कर लेते हैं कि अप टू क्या है, अप टू का फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अप टू ये दो प्रीपोजिशन का या एक एडवर्ब एक प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर एडवर्ब कंसीडर की जा सकती है टू प्रीपोजिशन, और ये एक लिमिट को या मैक्सिमम लेवल को रेफर करने के लिए लगाया जाता है। लिमिट और मैक्सिमम लेवल को, मैक्सिमम लेवल को रिफर करने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिख दूं, आई कैन स्पेंड अप टू 100 रुपीज ऑन दिस शर्ट। मैंने कोई शर्ट ली है, उसमें कोई काम हो रहा है, रिपेयर वगैरह हो रही है, बटन वगैरह लगाए जाने हैं। मैंने कहा आई कैन स्पेंड अप टू 100 रुपीज ऑन दिस शर्ट, मतलब मैक्सिमम 100 रुपीज में इस पर खर्च कर सकता हूँ। मैक्सिमम 100 है, 100 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये किस तरह का जो है रेफरेंस देता है? हंड्रेड से या 100 के इक्वली होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, 100 के इक्वली होना चाहिए, है ना। ये छोटी वाली है और ये इक्वल वाली है, ऐसे ही तो लगाते हो मैथ में फंक्शंस वगैरह जब पढ़े होंगे सेट थ्योरी।
तो आई कैन स्पेंड अप टू ₹100 ऑन दिस शर्ट, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम लेवल को रिफर करने के लिए अप टू को लगाया जाता है। अगर मैं लिख रहा हूं अप टू, क्या था आपके ऑप्शन में, अप टू अ फ्यू मिनट्स, अगर मैं लिख रहा हूं अप टू अ फ्यू मिनट्स, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम अ फ्यू मिनट्स तक मैं वेट नहीं करूंगा, उसके बाद मैं वेट करूंगा। देखो कर दिया ना इसने, मीनिंग को बिल्कुल अपोजिट कर दिया। यहाँ पर डज नॉट लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ लिखता हूं अप टू अ फ्यू मिनट्स, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अ फ्यू मिनट्स तक मैं वेट नहीं करता हूं, उसके बाद मुझे वेट करना पड़ेगा। क्या मेट्रो सर्विस में ऐसा होता है कि कुछ फ्यू मिनट्स तक आपको वेट नहीं करना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ेगा? उल्टा कर दिया ना इसने मीनिंग को। तो सिंटैक्टिकली सही है, सिमेंटिकली मीनिंग को अपोजिट कर दिया, ये नहीं चलेगा। फॉर सम फ्यू मिनट्स, अब ये मिनट्स हो गया नाउन, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी या ऑलमोस्ट नो, या ऑलमोस्ट नो, मतलब बिल्कुल एक दो ही मिनट बस, ज्यादा नहीं, बिल्कुल जिसको ना के बराबर माना जा सके। अब मिनट्स के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए जब हमने फ्यू डिटरमिनर को लगा दिया, तो सम को लगाने की आवश्यकता थी क्या? ये ऐसा नहीं हो गया कि एक ही नाउन के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए दो अलग अलग मीनिंग के डिटरमिनर हमने लगा रखे हैं। रिडंडेंसी होगी, सुपरफ्लुअस आइडिया हो गया, डुप्लीकेसी हो गई, और दोनों अलग अलग मीनिंग के हैं, दोनों सेम मीनिंग के भी नहीं है, तो ये भी यहां पर एक गलती हो गई। फिर फॉर एक ड्यूरेशन को रिफर करता है, तो ड्यूरेशन तो ये हो जाती, बट दो अलग अलग डिटरमिनेंट क्यों लगा दिए, ये भी गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, फिर बचा फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, अब ऐसे तुक्का थोड़ी मार सकते हैं कि ये नहीं हो रहा तो ये कर दो। बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स, बियॉन्ड के मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा। देखिए बियॉन्ड जो है, जिस तरह से अप टू एक मैक्सिमम लेवल की बात करता है, लिमिट की बात करता है, बियॉन्ड उस लिमिट के आउटसाइड, उस लिमिट से बाहर की बात करता है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने द ट्री, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द ट्री इज बियॉन्ड द रिवर। अगर ये रिवर है, ये रिवर है, और मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं देखने वाला यहां पर खड़ा हूं, और मैं ये कह रहा हूं द ट्री इज बियॉन्ड द रिवर, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये रिवर है तो इससे बियॉन्ड की बात की जा रही है, मतलब यहां कहीं ट्री खड़ा है, ये कहीं ट्री है। द ट्री इज बियॉन्ड द रिवर, रिवर ये है, तो रिवर तो मेरी एक लिमिट हो गई, एक थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, उसके बियॉन्ड है मतलब उससे फर्दर अवे है। तो बियॉन्ड का जो मीनिंग है वो फर्दर अवे का होता है, वो एक लिमिट के आउटसाइड की बात करता है, उस लिमिट से ग्रेटर होने की बात करता है, मच मोर की बात करता है। तो बियॉन्ड का जो मीनिंग है, बियॉन्ड प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो सकता है। बियॉन्ड प्रीपोजिशन का मतलब हो जाएगा, या ये रिफरेंस करेगा, रिफर करेगा फर्दर अवे, फर्दर अवे इन डिस्टेंस फ्रॉम अ मेंशन्ड पॉइंट, जो भी मेंशन्ड पॉइंट है, जैसे यहां पर रिवर थी, उससे फर्दर अवे, डिस्टेंस में फर्दर अवे। ये हो गया फिजिकल सेंस में। टाइम के सेंस में भी इसको लिया जा सकता है, जैसे मैंने लिखा बियॉन्ड 5 मिनट्स, बियॉन्ड 5 मिनट्स, कि इस काम में कितना समय लगेगा, बियॉन्ड 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स की तो लिमिट है, इससे ज्यादा ही लगेगा। तो बियॉन्ड यहां पर क्या रिफर करता है, आउटसाइड द लिमिट। लिमिट क्या आती है हमारी 5 मिनट, इससे ज्यादा लगेगा, इससे बाहर की बात की जा रही है। अब देखिए इस मीनिंग को यहां पर लगाकर देखिए, वन डज नॉट हैव टू वेट बियॉन्ड 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स की तो लिमिट है, 5 मिनट्स कह रहा हूं, अब फ्यू मिनट्स, अब फ्यू मिनट्स की तो लिमिट है, अब फ्यू मिनट्स तो उसको वेट करना पड़ता है, करना पड़ सकता है, बट अब फ्यू मिनट्स के बियॉन्ड, उसके बाहर, उससे आउटसाइड उसको वेट नहीं करना पड़ता है। मेट्रो सर्विस इतनी बढ़िया है। इस तरह की मीनिंग को रिफर किया जा रहा है। 158 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हैव यू एनी आइडिया वेयर इज अन्या? ओहो हो,
एसएससी ने आपको एक गलत सेंटेंस लिख कर दिया है, लेकिन जहां इम्प्रूव करना है वहां गलती नहीं है, मतलब वहां तो गलती है, वहां तो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ही। सेंटेंस की स्ट्रक्चर जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्ट की गई है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब तो यहाँ है ही। एक्चुअली में इस स्ट्रक्चर को होना चाहिए था डू यू हैव एनी आइडिया, हैव यू एनी आइडिया लिख दिया, मेन वर्ब गायब कर दी। हालांकि हमें यहाँ गलती नहीं ढूंढनी है, तो यहाँ जो है कई बार ऐसा होता है कि आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए कि आप कितना कंफ्यूज होते हैं स्ट्रक्चर को देखकर या नहीं होते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं या क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, इस तरह की चीजें भी चेक करने के लिए जो है इस तरह की हरकतें एग्जामिनर कर सकता है। तो आप जो है बिल्कुल परेशान ना हो, जहां पर आपको इम्प्रूव करना है वहां पर आए। देखिए वेयर इज अनिया, वेयर एक एडवर्ब है जो कि इंटेरोगेशन के लिए लगाया गया है, लोकेशन के प्लेस के बारे में इंटेरोगेशन यहाँ पर की जा रही है। वेयर इज अनिया, यहाँ पर ये देखिए इन्वर्जन, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर लिखी हुई है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, फिर उसके बाद मेन वर्ब, सॉरी इसको यहाँ पर मेन वर्ब कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब कहने की बात यह है कि ये जो लिखा हुआ है वेयर इज अनिया, इंटेरोगेशन तो है, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो है वेयर इज अनिया, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो रही है एक दूसरे सेंटेंस की। पूरा सेंटेंस क्या है, हैव होना तो डू यू हैव एनी आइडिया चाहिए था, लेकिन है क्या पूरा सेंटेंस, हैव यू एनी आइडिया वेयर इज अनिया। तो ये जो क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को या सबऑर्डिनेट क्लोज को आप असर्टिव में ही लिखेंगे, आप असर्टिव स्ट्रक्चर ही यहाँ पर फॉलो करेंगे, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लिखिए फिर उसके बाद लिखिए वर्ब। तो कहाँ है वेयर अनिया इज, यहाँ पर भी देखिए उल्टा लिखा हुआ है, वाज अनिया हो गया गलत, यहाँ पर अनिया वर लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात की जा रही है, ये भी गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं। तो 159 का हो गया फोर्थ ऑप्शन, वेयर अनिया इज। ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन जो दूसरे सेंटेंस का पार्ट होते हैं, उन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को, उन सबऑर्डिनेट क्लोज को आप असर्टिव में लिखिए, असर्टिव स्ट्रक्चर उनके लिए फॉलो कीजिए। 160 क्या लिखा हुआ है, द इंस्पेक्टर स्टॉप द बॉय एंड आस्क्ड वेयर ही वेंट। देखिए अगले से जो मैं अभी बात आपसे कह रहा था वेयर अनिया इज, और अगले सेंटेंस में क्या लिखा गया वेयर ही वेंट, ठीक है, सब्जेक्ट और उसके बाद मेन है, तो ये भी एक क्वेश्चन ही, लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो असर्टिव फॉर्म में इसको लिखा गया, असर्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो की गई। सेंटेंस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। द इंस्पेक्टर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सब स्टॉप यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया द बॉय, फिर एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन लगाकर स्टॉप्ड को आस्क्ड, दो वर्ब को जोड़ा गया, आस्क्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट है पूरी की पूरी एक क्लॉज जो कि एक क्वेश्चन है, और ये चूंकि ये क्लोज आस्क्ड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रही है, तो मैं इसको कहूंगा नॉन क्लोज। शुरुआत इसकी एडवर्ब से हो रही है, और ये एडवर्ब है ऐसा जो प्लेस के बारे में इंटेरोगेशन करने के लिए लगाया जाता है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन ही है, इंटेरोगेशन ही हो रही है, लेकिन चूंकि आस्क का ऑब्जेक्ट हो रहा है तो ये नॉन क्लोज खाई जाएगी, एडवर्ब इसमें लगा हुआ है क्लोज में। वेयर ही वेंट, अब देखिए यहां पर गड़बड़ है, यहां पर स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और इस इंप्रूवमेंट को समझने के लिए जरा टाइमलाइन पर आ जाओ। ये हमारी टाइमलाइन है, ये वो पॉइंट है जब मैं या कोई भी व्यक्ति इस सेंटेंस को किसी से कह रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि वो इंस्पेक्टर साहब थे, वो आए, उन्होंने उन्होंने जो है बॉय को रोका और उससे ये पूछा, क्या पूछा, वेयर ही वेंट। तो अभी तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं किस टाइम पे बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस टाइम पे रिपोर्ट, जिस टाइम पे मैं रिपोर्ट करता हूं वही टाइम प्रेजेंट का होता है, लेकिन ये इंस्पेक्टर साहब वाला बॉय को रोकने वाला और पूछने वाला सिनेरियो पास्ट का है, तभी तो स्टॉप्ड यूज किया गया, तभी तो आस्क यूज किया गया। तो मान लेते हैं पास्ट में ये वो पॉइंट है जब इंस्पेक्टर आए और उन्होंने बॉय को स्टॉप किया और आस्क किया, और आस्क क्या किया, वेयर ही वेंट,
तो इंस्पेक्टर साहब ने इस पॉइंट पर क्या आस्क किया, वेयर ही वेंट, मतलब ही उन्होंने बॉय के लिए यूज किया है। इस पॉइंट पर इंस्पेक्टर साहब ने वेयर ही वेंट यानी कि पास्ट का टेंस यूज किया। अब देखिए पास्ट का टेंस अगर यूज किया इंस्पेक्टर साहब ने तो ये पॉइंट इंस्पेक्टर साहब के लिए तो प्रेजेंट करा होगा। भाई मैं तो यहां पर बोल रहा हूं तो मेरे लिए तो वो पॉइंट पास्ट का है, लेकिन इंस्पेक्टर ने यहीं पे रोका और यहीं पे पूछा तो ये वाला पॉइंट इंस्पेक्टर के लिए तो प्रेजेंट का ही है। अगर उन्होंने वेंट यूज किया है तो पिछले वाले एक्शन के लिए क्या होगा, ये वेंट वाला एक्शन पहले हुआ होगा इस पॉइंट से, पूछने वाले एक्शन से, स्टॉप और पूछने वाले एक्शन से पहले हुआ होगा वेंट वाला एक्शन, तब तो इसके लिए हैड गॉन यूज होना चाहिए। और अगर ये इसी पॉइंट पर हो रहा था जिस पॉइंट पर इंस्पेक्टर ने बॉय को रोका और उससे पूछा, उसी पॉइंट पर अगर ये एक्शन हो रहा था तब तो इसको गोइंग ऑन दिखाया जाना चाहिए था, तो फिर वाज गोइंग होना चाहिए था। कहने का मतलब है कि दो ही सिचुएशन पॉसिबल है कि या तो ये वेंट वाला एक्शन इस वाले एक्शन से, स्टॉप और आस्क वाले एक्शन से, या तो पहले का एक्शन रहा होगा या उसी पॉइंट का एक्शन रहा होगा। पहले का अगर एक्शन है तो हैड गोन यूज करो, उसी पॉइंट का एक्शन है तो वाज गोइंग यूज करो। आपने वेंट यूज कर रखा है और देखो कोशिश भी की गई है आपको कंफ्यूज करने की। हैड लिख दिया लेकिन उसके साथ गोन नहीं लिखा, गोइंग लिख दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं। हैज लिख दिया, हैज का तो कोई काम ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। ही वाज गोइंग लिख रखा है, इसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। 160 का 4। I couldn't visit my aunt as there was the traffic jam due to an accident. There were लिखा हुआ है, मैंने वाज बोल दिया फ्लो फ्लो में। आपके स्ट्रक्चर में वर लिखा हुआ है, वहां पे वाज होना चाहिए, क्यों अभी देख लेते हैं। देखिए आई प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में हो जाएगा। कुडंट, कुड नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को लिखा गया है। कुड लगाया जाता है पास्ट में किसी की एबिलिटी को रिफर करने के लिए। अगर जिस टाइम पर हम सेंटेंस को बोल रहे हैं उससे पहले का टाइम यानी कि पास्ट का टाइम, उस पॉइंट पर, पास्ट के किसी भी पॉइंट पर हमें किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, अपनी या किसी की भी, तो हम कुड लगा देते हैं। आई कुड नॉट विजिट मोडाल है तो मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। विजिट यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो भी उसने कहा इसका उसने आगे रीजन दिया, और एज जो है कंजंक्शन के रूप में कोज या रीजन को बताने के लिए लगाया जाता है। देयर यहाँ पर सब्जेक्ट है, और देयर सब्जेक्ट है कैसा, देयर एक्चुअली में यहाँ पर प्रोनाउन के फंक्शन में है। देयर जो वर्ड है वो एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर तो सब्जेक्ट के फंक्शन में है तो प्रोनाउन हो रहा होगा। और सब्जेक्ट जब ये होता है तो कैसा सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब है किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, किसी की एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। और यहाँ पर जो है किसकी एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ट्रैफिक जाम की। अब ये जो देयर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो किसी दूसरे के लिए लगाया गया है, तो इसका अपना तो कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, इसका अपना कोई नंबर नहीं होता। देयर को देख के आप नहीं कह सकते सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन देयर जिस दूसरी इंफॉर्मेशन की या किसी दूसरी चीज की एग्जिस्टेंस बताने के लिए आया है, जिसको ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है, उस थिंग पर, उस कॉम्प्लीमेंट पर डिपेंड करता है इसका नंबर। मतलब देयर का अपना कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है, देयर का कोई नंबर नहीं है, लेकिन जिसकी एग्जिस्टेंस बताने के लिए ये आया है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो सिंगुलर है तो देयर भी सिंगुलर है, अगर वो प्लूरल होता तो देयर भी प्लूरल होता। तो ट्रैफिक जाम तो सिंगुलर हो गया, ट्रैफिक जैम अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर बर्न नहीं पाया जाना चाहिए। क्या ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे ड्यू टू लिखा हुआ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एन एक्सीडेंट। ये जो ड्यू टू है ये भी कॉज या रीजन बताने के लिए लगाया जाता है, और ये किसका कॉज या रीजन बता रहा है, ट्रैफिक जैम का, कि ट्रैफिक जैम क्यों था, ड्यू टू एन एक्सीडेंट। 161 का 4 हो गया। आगे चल लेते हैं, ठीक है। 162 वी वेटेड टिल 10 PM फॉर आवर गेस्ट बट दे नेवर टर्न अप। ठीक है, वी हो गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, वेटेड हो गई हमारी मेन वर्ब, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं थी, और सही है।
टिल 10 PM। टिल यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन हो गई और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी जो टिल है ये प्रीपोजिशन के फंक्शन में है और ये लगाई जाती है टेम्पोरल डेडलाइन को बताने के लिए। टेम्पोरल का मतलब टाइम रिलेटेड, टाइम रिलेटेड डेडलाइन को बताने के लिए कि कोई भी एक्शन किस पॉइंट तक चला, कोई भी स्टेट किस पॉइंट तक एग्जिस्टेंस में रही। तो जिस पॉइंट तक कोई एक्शन चला है, जिस पॉइंट तक कोई स्टेट एग्जिस्टेंस में रही, उस पॉइंट को लिखने के लिए आप टिल रख सकते हैं, टिल जो है लगा सकते हैं। टेम्पोरल डेडलाइन, टेम्पोरल डेड लाइन या टाइम रिलेटेड। टेम्पोरल का मतलब टाइम रिलेटेड ही होता है। टाइम, इंग्लिश पढ़ रहे हैं इतना तो हमें सोचना ही पड़ेगा। टेम्पोरल डेडलाइन को रिफर करने के लिए टिल को लगाया जाता है कि ये जो वेट करने वाला एक्शन है ये 10 PM तक जो है एग्जिस्टेंस में रहा, चला। फॉर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया और गेस्ट, ये हमारा जो है वेट करने का पर्पज या रीजन हो गया। बट हमने कोऑर्डिनेट ने जगह कंजंक्शन लगाया कंट्रास्ट दिखाने के लिए अपनी पहली वाली इंफॉर्मेशन से। दे हमने गेस्ट के लिए यूज कर लिया सब्जेक्ट के रूप में। नेवर हमारी नेवर हमारी जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गई जो कि मेन वर्ब के लिए लगाई जाती है। टर्न अप का मतलब हो गया TURN, टर्न अप का मतलब हो गया टू अराइव और अपीयर समवेयर, कि हमने वेट तो किया गेस्ट के लिए बट वे अपीयर नहीं हुए, पहुंचे नहीं, दे नेवर टर्न अप। तो सही है, नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऑप्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो दूसरी वाली जो क्लोज है वो भी पास्ट में हमें रखनी चाहिए। आर वेटिंग तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, हैव बीन वेटेड भी गलत हो जाएगा इसी वजह से। टेंस बिल्कुल प्रेजेंट में चला गया। दे के साथ वास तो आना ही नहीं है, दे के साथ वास तो गलत ही हो जाएगा। सॉरी, हम वहां पे इंप्रूव कर रहे हैं ना, तो वी के साथ तो बाज आना ही नहीं है, वी के साथ तो वर आना चाहिए था। हाँ, अगर वर होता किसी ऑप्शन में तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। अगर किसी ऑप्शन में वर वेटिंग लिखा होता तो ये वाला ऑप्शन भी सही होता, वर वेटिंग। हालांकि इस सिचुएशन में कंटेक्स्ट हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता। यहाँ पर हमने एक ऐसा एक्शन बता दिया जो कि शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया। यहाँ पर हम उसी एक्शन की ड्यूरेशन पर फोकस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी पर फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मीनिंग, थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाता। बट वर वेटिंग भी सही होता। वाज वेटिंग सही नहीं हो सकता क्योंकि बी के लिए वाज तो आएगा ही नहीं। ये हो गया 162 का दूसरा ऑप्शन सही है, यही चूज करना था आपको। 163 पर देख लेते हैं। रवि कांट कम टू द मीटिंग एज ही वाज नॉट वेल। ठीक है, रवि यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। कांट कम, देखिए कैन लगाया जाता है एबिलिटी बताने के लिए। अब ये जो मोडाल होते हैं ना, मैंने आपसे पहले भी कहा है, टेंस को तो रिफ्लेक्ट नहीं करते, लेकिन कैन का इस्तेमाल किया जाता है जिस टाइम पर आप बोल रहे हो सेंटेंस को, उसी पॉइंट पर किसी की एबिलिटी बताने के लिए। यानी कि अगर ये आपकी टाइमलाइन है और इस पॉइंट पर अगर आप बोल रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो सेंटेंस को, और इसी टाइम पर आपको, यानी कि ये तो प्रेजेंट के टाइम हो गया, इसी टाइम पर अगर आपको किसी की एबिलिटी बतानी है तो आप कैन से बता दो। लेकिन अगर इससे पहले के किसी पॉइंट पर, पास्ट के किसी पॉइंट पर अगर आपको किसी पर्सन की एबिलिटी बतानी है तो कुड यूज करो। तो डिक्शनरी वगैरह में, गूगल वगैरह पर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि कुड कैन का पास्ट इन्फ्लेक्शन है। एक्चुअली में मोडाल जो है टेंस वगैरह को रिफर नहीं करते, टेंस वगैरह को एक्सप्रेस नहीं करते, मोडाल मूड को एक्सप्रेस करते हैं। कैन एक्सप्रेस कर रहा है बोलने वाले के मूड को, कि बोलने वाला या लिखने वाला एबिलिटी को बताना चाहता है, उसकी इंटेंशन एबिलिटी को बताने की है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। पूरा सेंटेंस को मैं एक बार देखूंगा। रवि कांट कम, कांट लगा हुआ था, हेल्पिंग वर्ब मोडाल के साथ नोट लगा हुआ था, हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख दी। कम यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा नहीं और लग भी नहीं था। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए कि जो भी मूवमेंट होने वाली है कम वाली, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, तो प्रीपोजिशन लगाकर लिख दिया। एज लगाया गया है कोज या रीजन को रिफर करने के लिए, कंजंक्शन के रूप में, रीजन के, कि रीजन क्या है उसके ना आने का, रीजन क्या है, एज ही वाज नॉट वेल। अब देखिए ये जो रीजन दिया गया है ना, ये पास्ट में दिया गया है,
अगर ये पास्ट में दिया गया है तो इसका मतलब वो जो ना आने वाला काम है वो भी पास्ट में हुआ होगा। तो बेटर ये है कि आप जो है यहाँ पर कुडंट लगाकर चलो। कुड नॉट के साथ यहाँ पर केम लगा रखा है, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुड कम, ये भी मीनिंग के हिसाब से गलत हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट भी। इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर ये है कि आप जो है थर्ड ऑप्शन चूज करके चलो, कुडंट कम, क्योंकि जो रीजन दे रखा है ना वो पास्ट में दे रखा है। इट मीन जो मेन क्लोज में सिनेरियो है वो भी पास्ट की किसी एबिलिटी को ही एक्सप्रेस किया गया होगा। 163 का 3 नहीं, एक्सेप्टेबल तो ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ यहाँ पर पास्ट में एबिलिटी दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्सेप्टेबल तो ये भी है। हो सकता है बीमार हुआ हो 10 दिन पहले, उस समय पर सही ना हो, लेकिन उसकी वजह से लीव पर चला गया हो, कुछ भी हो गया हो और अब ना आ सकता हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट के हिसाब से हम चले, ऑब्जेक्टिव सिनेरियो के अगर हम हिसाब से चले और सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को हम समझे, तो उसका ना आना, मीटिंग में ना आना, उसका डिपेंड करता है उसके वेल ना होने पर। वेल का मतलब है हेल्थी, उसके हेल्थी ना होने पर डिपेंड करता है। तो अगर ये पास्ट का सिनेरियो है तो ये भी पास्ट का सिनेरियो रहा होगा, इसलिए कुडंट कम लगाना चाहिए। इंप्रूव करना है ना हमें, कई बार हमें सही स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना होता है। 163 का थर्ड हो गया, 164 पर चल लेते हैं। डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM, ऑल द टीचर्स हैव बीन लीविंग बाय देन। ठीक है, ओके। देखिए जो पहले लिखा गया है एक सेंटेंस 2 PM तक, वो कंटेक्स्ट को बताने के लिए, कंटेक्स्ट को जनरेट करने के लिए लिखा गया है, और वो एक इंपरेटिव क्लोज है, इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें एक ऑर्डर दिया गया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुका हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो इंपरेटिव क्लोज होती है, उनका कोई टेंस वगैरह नहीं होता है। इंपरेटिव भी एक मूड ही होता है। डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट एडवाइस देने के लिए हम इंपरेटिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। इंपरेटिव टेंस नहीं होता, इंपरेटिव मूड होता है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है, एक डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है। जो भी सामने है उनसे कहा जा रहा है, डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM। अब देख लेते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट की गई, उसके बाद एडवर्ब लगाया गया, स्टे हो गई यहाँ पर मेन वर्ब। मेन वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की है, ऑब्जेक्ट अपने बाद लेगी नहीं, ले भी नहीं रही। इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो इन स्कूल तो एडवर्ब प्लेस हो गया, आफ्टर 2 PM हो गया एडवर्ब टाइम। ये जो सेंटेंस दिया गया है ये आपको कंटेक्स्ट जनरेट करने के लिए दिया गया है। इसके हेल्प चाहिए होगी हमें हमारी दूसरे वाले सेंटेंस में। दूसरा वाला सेंटेंस क्या लिखा हुआ, ऑल द टीचर्स। टीचर्स यहाँ पर नाउन हो गया, द उसके लिए आर्टिकल आ गया। जिस स्कूल की बात की जा रही है उस स्कूल के टीचर्स की बात यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में की जा रही है, इसलिए स्पेसिफिक टीचर्स हो गए, द आर्टिकल लगाना हमारी जरूरत बन गई। ऑल यहाँ पर डिटर्मिनर लग गया, डिटर्मिनर ऑल इन सबसे पहले आ जाएगा, द वगैरह से पहले आ जाएगा। ऑल द टीचर्स हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से जो हैव लगी है वो भी सही है, बीन लगी है वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लीविंग लगी है वो भी सही है। लेकिन आगे जो लगा हुआ है ना, उसकी वजह से ये सब गलत हो गया, क्योंकि आगे लगा हुआ है। देखिए यहां तक मैंने पढ़ा, सेंटेंस सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव बीन, लीविंग लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा रहा है। हो सकता है आगे ऐसा कोई एडवर्ब टाइम लगा देता है जिसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सही होता, लेकिन आगे जो एडवर्ब टाइम लगा रखा है, एडवर्ब टाइम की जो फंक्शन है वो ये है कि एडवर्ब टाइम वर्ब के टेंस को डिसाइड करता है। एडवर्ब टाइम वर्ब का टाइम डिसाइड करता है, वर्ब का टाइम मतलब वर्ब का टेंस। तो अगर ऐसा एडवर्ब टाइम यहाँ पर लगा होता जिसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सही था तो सही था, लेकिन एडवर्ब टाइम ऐसा लगा है जिसके साथ ये वाला जो स्टेट है, ये वाला जो टेंशन नहीं आ सकता। अब इसको समझने के लिए ना जरा ये समझो कि जो देन है, ये किस टाइम को रिफर कर रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है इनका कोई टेंस तो होता नहीं है, लेकिन जिस टाइम ये बोले जाते हैं इनका इफेक्ट उस टाइम के बाद होता है। अगर मैं कहूं कि ये रिपोर्टिंग टाइम है, ये यहाँ पर इस टाइम पर इस रिपोर्ट किया गया, इस वाले क्लोज को, इस वाले सेंटेंस को, डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM, इस पॉइंट पर इसको कहा गया,
तो इसका जो इफेक्ट है, अगर कोई बच्चा या कोई भी टीचर्स इस ऑर्डर को फॉलो करेगा तो वो कब फॉलो करेगा, बोलने के बाद ही ना। तो इस क्लोज का, इस सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का जो इफेक्ट है वो बोलने के बाद वाले समय में चला जाता है, और बोलने के बाद वाला समय फ्यूचर है। तो ये कहा जा सकता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का कोई टाइम नहीं होता, कोई टेंस नहीं होता, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो फ्यूचर में होता है। तो अगर आप कोई भी यूजुअली किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो आपके बोलने के बाद ही तो वो उसको फॉलो करेगा। तो आपके जो ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, उसका इफेक्ट कहाँ है, फ्यूचर में है। अगर फ्यूचर में इसका इफेक्ट है तो ये जो टाइम दिया गया है ये भी फ्यूचर का रिफर्ड पॉइंट है, फ्यूचर के पॉइंट को ही रिफर्ड किया जा रहा है। तो ये जो 2 PM है, 2 PM जो टाइम है ये एक फ्यूचर का पॉइंट है। और देन लगाकर दूसरे सेंटेंस में जो देन लगाया गया है वो इसी टाइम को रिफर करने के लिए लगाया गया है। और ये जो बाई लगाया गया है, बाई प्रीपोजिशन के फंक्शन में है, और बाई भी टाइम की डेडलाइन को, टेम्पोरल डेडलाइन को बताने के लिए लगाया जाता है। टिल के सिमिलर फंक्शन में होता है, टिल का सिनोनियम होता है इस फंक्शन में बाई। मैं टिल लिख देता हूं यहां पर साइड में, थोड़ी देर पहले टिल के बारे में बताया था ना, उसी सेम फंक्शन में होता है। बाई को लगाया जाता है टेम्पोरल डेडलाइन या टाइम रिलेटेड डेडलाइन बताने के। डेडलाइन मतलब कोई एक्शन जो है इस पॉइंट तक खत्म हो गया, चला तो पहले चला लेकिन इस पॉइंट तक जो है खत्म हो गया। अब इस पॉइंट तक अगर वो खत्म हो गया, टाइम रिलेटेड डेडलाइन हमने दे रखी है, और वो डेडलाइन क्या है, देन मतलब 2 PM। और टाइम रिलेटेड डेडलाइन का मतलब अगर इस पॉइंट तक वो एक्शन, कौन सा, लीव वाला एक्शन खत्म हो गया, यानी कि ये तो फ्यूचर का पॉइंट है। और फ्यूचर के पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, फ्यूचर के पॉइंट तक कोई एक्शन खत्म हो गया, कंप्लीशन में आ गया, तो हमें लगाना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव लेफ्ट इसके लिए सही हो जाएगा। हैव बीन लीविंग गलत हो गया क्योंकि हमारी एडवर्ब टाइम फ्रेज जो है बहुत अलग दे रखी है। मस्ट लेफ्ट की जरूरत नहीं है, मस्ट लेफ्ट तो एक ऑब्लिगेशन हो गया। सारी कहानी जो है इस बाय देन ने बदल दी। आर लीव का कोई सेंस नहीं है, वैसे भी बी के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। तो हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 164 का दूसरा ऑप्शन, फोर्थ भी नहीं होगा। 165 पर चल लेते हैं। जितने लॉजिकल तरीके से चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, उतने ही लॉजिकल तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है, चीजों को करने की कोशिश करनी है। एक बार जो है आपकी समझ डेवलप हो गई तो आपको हर 4 महीने में इंग्लिश के वही नोट्स उठा के उनका रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप जो है खुद अपने नोट्स बना लेंगे। चीजों को अगर आप समझने लगते हैं तो आप उनको एक्सप्लोर करने लगते हैं। कोई नई बात भी आएगी, कोई नया कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, कोई नए तरह का सेंटेंस आ गया, कोई ऐसी बात आ गई जो हमारे डिस्कशन से छूट गई हो, वहां पर भी आप अपना खुद का दिमाग लगा लेंगे। जब आप खुद का दिमाग लगाने लगते हैं ना नई चीजों में भी, समझ लेना कि आप जो है एक्चुअल लर्निंग कर रहे हैं, रियल लर्निंग कर रहे हैं। आई हैव एन इनवाइट फ्रॉम ए फ्रेंड टू विजिट द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट मंथ। देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, कोई इसमें ऐसा एनालाइज करने की बात नहीं है। मैं फटाफट इसको एनालिसिस कर देता हूँ। मेन स्ट्रक्चर पर आते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हमें इंप्रूव करना है। आई यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। हैव यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है एन इनवाइट। जहां से इन्विटेशन को ही रिफर कर रहा है यहाँ पर। जहां से इनवाइट को रिसीव किया गया उस सोर्स को रिफर करने के लिए हमने फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा दिया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया टू विजिट। अब हमारा पर्पस क्या है इनवाइट का, टू विजिट करना। तो 2 + V1 ये हमारा इंफिनिटिव हो गया। ओके, अब विजिट ये हमारा ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसी स्ट्रक्चर को जो हमें इंप्रूव करना है। अब देखिए कनाडा जो है एक कंट्री का प्रॉपर नाम है, एग्जैक्ट नेम है ना कनाडा, एक कंट्री का, एक देश का, एक नेशन का। तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन से पहले कभी द आर्टिकल नहीं लगाया जाता। हाँ, तब लगाया जा सकता है जब वो हम उनकी ग्रेटनेस को रिफर कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, हमें तो कनाडा देखना है। तो प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल नहीं लगाया जाता। एक तो गलती यही हो गई। और दूसरी चीज है कि ये जो लिखा हुआ है ना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। क्या है? कलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है,
अमेरिका का दूसरा नाम क्या है? नॉर्थन अमेरिका में जो देश है उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह देते हैं, ऑफ अमेरिका इसने हटा रखा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स है क्या? एक देश का नाम है, लेकिन इन रियलिटी वो देश है क्या? एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टेट है, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। अब ये कलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है। क्या है? रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, एक ऐसी यूनियन, एक ऐसा संघ, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कलेक्शन जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया है पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया की अथॉरिटी ने। क्या है? रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज यूनियन। भाई स्टेट्स तो इंडिया में भी है। मैं एमपी की बात करूं, मैं यूपी की बात करूं, मैं उड़ीसा की बात करूं, मैं उत्तराखंड की बात करूं, ठीक है, मैं पंजाब की बात करूं, ये सारे के सारे क्या है? स्टेट्स हैं। और भी है काफी सारे, लेकिन अभी पांच छह की बात कर लेते हैं। अब ये सारे के सारे क्या है? स्टेट्स हैं। अगर ये स्टेट्स किसी चुनाव में, ये लोकसभा या विधानसभा कोई भी चुनाव हो, किसी चुनाव में या किसी भी वजह से, किसी भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से यूनाइट हो जाए, आपस में जो है संघ में आ जाए, तो मैं इनको भी तो यूनाइटेड स्टेट्स कह सकता हूं। तो इन यूनाइटेड स्टेट्स में और इस यूनाइटेड स्टेट्स में क्या डिफरेंस हुआ? इसी डिफरेंस को स्पेसिफिक करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक रिकॉग्नाइज यूनियन है, इससे पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। इसको एक स्पेसिफिक और रिकॉग्नाइज्ड यूनियन रिफर करने के लिए द आर्टिकल लगाया जाएगा। है तो ये भी एक प्रॉपर नाउन, ये एक देश का नाम है, लेकिन इससे पहले द आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल यूनिट है। जो बच्चे जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे अच्छे से, उनको पता होगा फेडरल का क्या मतलब होता है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन से पहले आप द आर्टिकल लगाएंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इससे पहले भी आप द आर्टिकल लगाएंगे। ऐसे जहां पर भी आपको कलेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टेट्स मिले जिनको रिकॉग्नाइज यूनियन की तरह ट्रीट किया जाता है, आप उससे पहले द आर्टिकल लगाएंगे। ये हो गया 165। तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा? टू द कनाडा। पहली बात तो विजिट ट्रांजिटिव, विजिट जो है ट्रांजिटिव नेचर की बात है, उसके बाद तो टू आना ही नहीं है, तो ये वाले दो ऑप्शन तो ऐसे हटा दो। फोर्थ ऑप्शन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपको ये भी नहीं पता था ना कि यूनाइटेड स्टेट्स से पहले द आर्टिकल लगाया जाता है, तो भी आप इसको सही कर सकते थे, अगर आपको ये पता है कि विजिट जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। नो इंप्रूवमेंट नहीं है बस यहाँ पर। 165 का 4 हो गया। 166 whenever we go out we spend a lot money on food। ठीक है, whenever जो है एडवर्ब लग गया, सॉरी whenever यहाँ पर कंजंक्शन लग गया टाइम को रिफर करने के लिए, बी यहाँ पर प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट हो गया, गो यहाँ पर मेन वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, आ भी नहीं रहा, एडवर्ब वो प्लेस लग गया आउट। अब ये हो गई एक क्लोज हमारी, तो टाइम क्लोज है, और दूसरी क्लोज है हमारी मेन क्लोज ही है। वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, स्पेंड हो गई मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट लिखा है अलॉट या मनी। देखिए अलॉट की अगर मैं बात करूं, यहीं पे कर लेते हैं, जगह है। अलॉट की अगर मैं बात करूं, यही आ जाओ। अलॉट जो फ्रेज है ये नाउन फ्रेज भी हो सकती है। जब ये नाउन फ्रेज होगी तो ये लार्ज अमाउंट या क्वांटिटी को रिफर करती है, क्वांटिटी को रिफर करती है। ठीक है, अलॉट का मतलब हो गया अ लार्ज अमाउंट या क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी हैज अ लॉट टू डू, तो सी यहां पर सब्जेक्ट हो गया,
हैज यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया, आगे इन्फिनेटिव लगा हुआ है 2v1। इस लॉट को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए कि मेरे पास जो बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत कुछ है, वो क्या है, वो करने के लिए कुछ है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेज है अलॉट, इसको ना हम एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलॉट को एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पर ये लार्ज डिग्री को रिफर करेगी। लार्ज डिग्री ऑफ समथिंग, कोई भी एक्शन हुआ तो वो लार्ज डिग्री में हुआ, लार्ज डिग्री को रिफर करने के लिए। मेरी राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैं इसीलिए बार बार जो है चिल्ला चिल्ला के एक ही बात को बोलता रहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में घुस जाए चीजें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा सी टॉक्स अ लॉट, सी सब्जेक्ट हो गया, टॉक्स हो गई हमारी मेन वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अब इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। हालांकि एडवर्ब डिग्री जिस वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए आता है उससे पहले लिखे जाते हैं, लेकिन चूंकि ये जो एडवर्ब डिग्री है ये मल्टी वर्ड नेचर की है, एक से ज्यादा वर्ड है, तो स्मूथनेस के लिए, सेंटेंस की स्मूथनेस के लिए इनको बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर एडवर्ब डिग्री किस लिए आई है, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि इसकी टॉक्स की डिग्री को बताने के लिए, मेन वर्ब की डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए। अलॉट या तो एडवर्ब डिग्री हो सकता है या फिर वो नाउन फ्रेज हो सकता है। अगर वो नाउन फ्रेज है तो वो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको एडवर्ब डिग्री अगर लगानी थी, एडवर्ब डिग्री अगर लगानी है, देखिए यहाँ पर स्पेंड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अगर अलॉट को एडवर्ब डिग्री कंसीडर करोगे तो मनी के बाद लगाओगे, फिर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए मनी, उसके बाद अलॉट आना चाहिए। तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर थी यहाँ पर, हालांकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा, वी स्पेंड मनी अ लॉट, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां पर ये थी। हालांकि कंटेक्स्ट आपको कुछ और है, मतलब ऑप्शन कुछ और दिए हैं, मच ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ। मनी के प्लेस को तो चेंज नहीं कर सकते ना। ऐसा होता अगर आपका ब्लैंक, अगर आपके अंडरलाइन वर्ड्स ये होते अ लॉट मनी, तो ये स्ट्रक्चर आ सकती थी, वी स्पेंड मनी अ लॉट, ठीक है, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां पर ये थी। हालांकि ऐसा जो है कंटेक्स्ट है नहीं। अब ये अलॉट एक नाउन, एडवर्ब डिग्री तो इसको कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसका प्लेस ही ऐसा दिया है, मेन वर्ब और उसके ट्रांजिटिव वर्ब उसके ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इस अलॉट को अगर आप नाउन फ्रेज कंसीडर करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर इसको नाउन फ्रेज कंसीडर कर लिया तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया अलॉट। अब इस मनी नाउन को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो प्रीपोजिशन हमें लगाना पड़ेगा ऑफ, ये बताने के लिए कि हम किसके लार्ज अमाउंट की बात कर रहे हैं। और वही ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन, अ लॉट ऑफ। अ लॉट की जगह आ जाएगा अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड, प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। देखिए मच ऑफ और मस्ट ऑफ भी सही है, सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली दोनों के दोनों सही लिखे हैं। मच चूंकि प्रोनाउन हो सकता है, मच प्रोनाउन के फंक्शन में हो सकता है, तो वो स्पेंड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। उसी प्रकार से जो मोस्ट है वो भी प्रोनाउन के फंक्शन में हो सकता है, तो वो भी स्पेंड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। आगे जो ऑफ प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मनी। तो मच ऑफ और मोस्ट ऑफ दोनों ही सिंटैक्टिकली जस्टिफाइबल है, सिमेंटिकली भी सही है, मीनिंग भी सही रहेगा, सेंटेंस का मीनिंग भी गलत नहीं होगा, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा क्योंकि मच रिफर करता है सिग्निफिकेंट पार्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ समथिंग या लार्ज पार्ट, सिग्निफिकेंट या लार्ज पार्ट को। मतलब अगर हम लगाते हैं वी स्पेंड मच ऑफ मनी ऑन फूड, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो बजट है पूरा, उसका सिग्निफिकेंट या लार्ज पार्ट हम फूड पर स्पेंड कर देते हैं। सही है, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिस मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे थे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग था, वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग तो हमारा चेंज हो गया ना। हमें स्ट्रक्चर को इंप्रूव तो करना है, लेकिन मीनिंग, कोशिश करनी है कि हम मीनिंग को चेंज ना करें, मीनिंग को सेम रखते हुए हम जो है स्ट्रक्चर को इंप्रूव करें। मच ऑफ सही था, उसी प्रकार से मोस्ट ऑफ भी सही है। मोस्ट प्रोनाउन है,
तो स्पेंड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, और मोस्ट रिफर करेगा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, तो सुपरलेटिव डिग्री में है ना मोस्ट, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग को रिफर करेगा। अगर हम कहते हैं वी स्पेंड मोस्ट ऑफ मनी ऑन फूड, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो बजट है, हमारे पास जो पैसा है, उसका हम लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा फूड पर खर्च कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मीनिंग में, सही मीनिंग निकल के आ रहा है, सिंटैक्टिकली भी सही है, सिमेंटिकली भी सही है, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे थे अलॉट लिखकर, उससे तो चेंज हो गया ना। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, मीनिंग को सेम रखते हुए, मीनिंग को चेंज नहीं होने देना है। 166 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 167 माई स्टूडेंट, उसके बाद एक कॉमा लगाया गया, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ये एक एडिशनल फ्रेज है, प्रीफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल एवरी डे। ऑप्शन पर नजर मार लो, प्रीफरिंग वॉकिंग नो इम्प्रूवमेंट, प्रीफर्स टू वॉक प्रीफर टू वॉकिंग। देखो ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अगर आप पूरे सेंटेंस को एनालाइज ना भी करो तो भी हो जाएगा, वैसे तो एनालाइज करने में कुछ है नहीं, जरा सा सेंटेंस है। माई स्टूडेंट नाउन फ्रेज होगी जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इस पूरी फ्रेज को कॉमा से अलग किया गया है, ये एक एडिशनल फ्रेज है। अ डॉक्टर बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, एडिशनल फ्रेज है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे। सब्जेक्ट था हमारा माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट के लिए हमें जो है मेन वर्ब लगानी है, प्रेडिकेट लगाना है। प्रीफरिंग हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो गलती यहां पर क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगा दिया गया है बिना किसी बी की हेल्पिंग वर्ब के, बी की किसी फॉर्म के रूप को लगाए बिना। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो बी की कोई भी फॉर्म हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगानी पड़ती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। पहली गलती तो ये होगी। दूसरी गलती ये कि जो वर्ब है ना प्रीफर, ये स्टेटिव नेचर की वर्ब है। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो स्टेट को रिफर करती है, स्टेट या तो है या नहीं है। ये किसी डायनेमिक नेचर के एक्शन को नहीं दिखाती है, किसी गोइंग ऑन एक्शन को नहीं दिखा सकती। या ऐसा नहीं आप कह सकते या तो आप प्रीफर करते हो या आप प्रीफर नहीं करते, या तो आप लाइक करते हो या आप लाइक नहीं करते, या तो आप लव करते हो या आप लव नहीं करते, या तो आप हेट करते हो या आप हेट नहीं करते। लाइक, लव, हेट, प्रीफर और भी बहुत सारी वर्ब मैंने लिखाई है वर्ब चैप्टर में, आप देखिए। और शुरुआती जब मैं लेक्चर दे रहा था तो मैं वर्ब के बारे में बार बार जो है रिपीट करके आपको बता रहा था। ये इस टाइप की वर्ब होती है, इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये किसी गोइंग ऑन नेचर के एक्शन को नहीं दिखाती है। तो प्रीफरिंग को मतलब प्रीफर को प्रीफरिंग लिखना ही गलत है। अगर बी की फॉर्म के साथ भी लिख देते तो भी मैं गलत ही कहता। तो यहाँ पर दो गलती मैंने पकड़ ली, एक तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब होती तो भी प्रीफरिंग गलत होता क्योंकि स्टेटिव नेचर की वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रीफर होना चाहिए। और प्रीफर भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रीफर्स होना चाहिए ना। कहाँ है ये ऑप्शन, ये रहा। बाकी के ऑप्शन देखो, प्रीफरिंग रखा हुआ है, यही गलत हो गया। आगे वॉकिंग रखा हुआ है, ये भी गलत है। नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, प्रीफर तो है कि गलती है। और प्रीफर देखिए ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए और ऑब्जेक्ट वो इंफिनिटिव होना चाहिए। लगा रखा है प्रीपोजिशन और वॉकिंग, ये भी स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ तो गलती है ही, प्रीफर्स होना चाहिए था। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि टू वॉकिंग नहीं टू वॉक होगा। इन्फिनिटिव होता है 2+V1 ना कि 2+ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू द हॉस्पिटल। अब ये जो इन्फिनिट देखिए प्रीफर्स हो गया ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट हो गया टू वॉक इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उस डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए हॉस्पिटल लगाना था, तो हमने क्या लगाया, टू प्रीपोजिशन, उस डेस्टिनेशन को, उस लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए। और एवरीडे लगा रखा है, एवरीडे मतलब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है तो वर्ब भी ऐसी लगाओ ना जो फ्रीक्वेंट नेचर को रिफर करे, वो प्रीफरिंग नहीं प्रीफर्स होगी। इंडेफिनिट स्टेट में लगाओ। 167 का हो गया थर्ड ऑप्शन। 168, I think that capitalism is not a better economic system for our country. आई हो गया सब्जेक्ट, थिंक हो गई मेन वर्ब। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए और आगे की लिखी हुई जो पूरी की पूरी क्लॉज है वही उसका ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, डेट कंजंक्शन लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। तो थिंक का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था, वो ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हमने क्या लिखी, आगे पूरी की पूरी नाउन क्लोज लिखी। डेट हो गया कंजंक्शन। कैपिटलिज्म हो गया हमारा नाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इज इसके लिए सही लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नॉट भी सही लगा है, आ भी सही लगा है। तो बेटर ने गड़बड़ कर दी। बेटर जो है ये कंपैरेटिव नेचर का एडजेक्टिव है, और कंपैरेटिव नेचर का एडजेक्टिव लगाया जाता है जब हम किसी नाउन के किसी एट्रीब्यूट का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां तो कोई कंपैरिजन का सेंस है नहीं, एक ही इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कैपिटलिज्म भी लिखा हुआ है, यहाँ पर सोशलिज्म भी लिखा हुआ है, कैपिटलिज्म की सोशलिज्म से कंपेयर की जा रही है। तो जब कंपैरिजन का सेंस ही नहीं है तो आप बेटर क्यों लगा रहे हो? आप लगाओ यहाँ पर गुड, और इसी हिसाब से आपकी सही स्ट्रक्चर हो जानी चाहिए। फॉर इज नॉट ए गुड इकोनॉमिक सिस्टम फॉर आवर कंट्री। इकोनॉमिक सिस्टम नाउन हो गया और गुड हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, और आगे की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दी। फॉर हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। बाकी के अगर ऑप्शन देखूं तो नो इम्प्रूवमेंट तो होएगा ही नहीं। यहाँ पर फिर से बेटर लिख रखा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर टेंस को चेंज कर दिया, वाज ले गया, नॉट द गुड कर दिया, द आर्टिकल लगा के इकोनॉमिक सिस्टम को स्पेसिफिक कर दिया, जबकि हम जनरल सेंस में उसको रिफर कर रहे हैं। तो एक तो मीनिंग में चेंज यहाँ पर आया, और दूसरा यहाँ पर वाज लगा दिया। हम जो है प्रेजेंट के सिनेरियो की बात कर रहे हैं। आई थिंक that capitalism is not a good economic system for our country। कैपिटलिज्म के बाद अगर हमने इस हटाकर वाज लगा दिया तो हमने कैपिटलिज्म की एग्जिस्टेंस को पास्ट में कर दिया। थिंक में आप कर रहा हूं प्रेजेंट के पॉइंट पर, लेकिन कैपिटलिज्म कब था मेरी कंट्री में? पास्ट में। तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, जस्टिफाइबल है, लेकिन मीनिंग को चेंज कर रहा है। एक्सेप्टेबल है, जस्टिफाइबल है। ऐसा हो सकता है मेरी कंट्री ने कभी 20-30 साल पहले कैपिटलिज्म को फॉलो किया हो, बट हो सकता है नुकसान हुआ हो, इकोनॉमिक लॉसेस हुए हो, तो कैपिटलिज्म को छोड़कर सोशलिज्म पर आ गई हो। तो उस कंटेक्स्ट में, उस सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं आई थिंक कैपिटलिज्म वाज नॉट अ गुड या द गुड इकोनॉमिक सिस्टम फॉर माई कंट्री। बट मीनिंग को तो चेंज कर रहा है ना, कंटेक्स्ट से बाहर लेकर जा रहा है ना आपको। तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? जो मीनिंग को सेम रखते हुए जो है चेंज करे, इंप्रूव करे स्ट्रक्चर को। 168 का 4। 169 इट हैज बीन 2 years that I have seen मीना। ओके, देखो एक क्लू तो आपको यहां से यही मिल गया, आई हैव के साथ सीन ही सीन आता। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। एक ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सिनेरियो दिखाया गया है। हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, चूंकि लिंकिंग नेचर की वर्ब थी, तो यहाँ पर 2 years यानी कि कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का सिनेरियो है, और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का सिनेरियो यहाँ पर दिया गया है, इसके हिसाब से आपको समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ पर जो भी क्लोज लिखी जानी है वो एक टाइम क्लोज लिखी जानी है, और टाइम क्लोज को लिखने के लिए हमारे पास कंजंक्शन होता है एक सिंस, और सिंस को ऑप्शन में दिया भी है। ऑप्शंस पर नजर डालेंगे तो इतना जो है दिमाग में आ जाएगा। तो डैट की तो यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, डैट क्लोज को लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। ऐसा हमें यहाँ पर कुछ नहीं देना है, हमें यहाँ पर एक टाइम बताना है, और वो टाइम बताना है पास्ट का। देखिए सिंस का फंक्शन क्या है? सिंस का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में किसी ऐसे पॉइंट को रिफर करने के लिए जिस पॉइंट से स्टार्ट होकर कोई एक्शन या स्टेट किसी बाद वाले पॉइंट तक या प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो। जैसे कि मैं, ये टाइमलाइन है मेरी, यहां पर मैं किसी सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहा हूं, किसी से कह रहा हूं या कहीं पर लिख रहा हूं। अब ये जो कह रहा है ना, इट हैज बीन 2 years, ये वो 2 साल है, ये वो 2 years कंसीडर कर लो। तो इस पॉइंट को रिफर करने के लिए कि इस पॉइंट से लेकर अब तक प्रेजेंट के पॉइंट तक 2 साल कंप्लीट हो गए, और 2 साल के कंप्लीशन के लिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है। तो इस पॉइंट को रिफर करने के लिए, पास्ट के इस पॉइंट को रिफर करने के लिए ही मैं क्या लगाता हूं? सिंस लगाता हूं। तो ये तो पास्ट का पॉइंट है ना, पास्ट के पॉइंट को अगर मैं रिफर कर रहा हूं, पास्ट
इंडेफिनिट की क्लोज से करना चाहिए भाई। सिंस कंजंक्शन के द्वारा अगर मैं पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रहा हूं तो आइडियल आइडियल ऑप्शन क्या है मेरे लिए, आइडियल क्लोज क्या होनी चाहिए, आइडियल टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर आना चाहिए था सिंस आई शॉ मीना, ये होता हमारा आइडियल ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, डेट आई शो, डेट तो होगा ही नहीं। सिंस आई डिडंट शो, बिल्कुल इसका अपोजिट लिख दिया गया, इसी का नेगेटिव क्लोज लिख दिया गया, नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखा है। सिंस आई शो मीना की जगह क्या लिखा गया है, सिंस आई डिडंट शो मीना, जिसने मीनिंग को बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया। और यहाँ पर सिंस आई हैव सीन लिखा गया। आइडियल तो ये होता। अब इन दोनों में से कौन सा वाला लेना है, पहला लेना है तीसरा लेना है, इसके लिए जरा अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करो। देखो मैं मेरे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग है वो ये है कि 2 साल पहले मैंने यहाँ पे मीना को देखा था और उसको देखे हुए अब 2 साल हो गए, 2 साल कंप्लीट हो गए। अगर मैं लिख देता हूं सिंस आई डिडंट सॉ, एक चीज और नोटिस करो, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमने पास्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए डू का डिड कर दिया तो अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही गलत हो गई। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं ये कहूं आपसे कि अगर ये सा नहीं होता, इसकी जगह सी लिखा होता, मतलब कोई एक ऑप्शन ये होता। चलो मान लेते हैं कि एक और ऑप्शन होता, सिंस आई डिडंट सी। अगर ये ऑप्शन होता तो भी मैं इस ऑप्शन को नहीं चूज करता, क्योंकि इस वाले ऑप्शन को यहां पर जो है लगा कर देखो क्या मीनिंग निकल के आएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव मीनिंग सेंटेंस का ये है कि 2 साल हो गए जब मैंने उसको देखा था, मतलब यहां पर मैंने उसको देखा था, लेकिन आपने क्या कर दिया, नहीं देखा था। सिंस आई डिडंट सी, मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप कि 2 साल पहले मैंने उसको नहीं देखा था और इन 2 सालों में भी मैंने उसको नहीं देखा, या मैंने 2 साल पहले उसको देखा था तब से वो मेरे सामने ही है। ये दोनों ही मीनिंग कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम किसी पास्ट में किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए, तो एक कॉन्क्रीट एक्शन से ही तो, एक कॉन्क्रीट इवेंट से ही तो पास्ट के उस पॉइंट को रिफर करेंगे। डिडंट सा यानी कि ये तो एक्शन हुआ ही नहीं, तो पास्ट के पॉइंट को कैसे रिफर कर रहे हो। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने इस पॉइंट सिंस आई डिडंट सी, इस पॉइंट पर भी नहीं देखा मैंने और उसके बाद भी 2 साल में नहीं देखा मीना को, इसका मतलब आपने कभी नहीं देखा, तो फिर इतना सब लिखने की जरूरत क्या थी। आप सीधे नेवर का इस्तेमाल करके, नेवर एड वो फ्रीक्वेंसी लगा के सीधे बात को अपनी बोल देते। तो सिंस आई डिडंट सी सिंटैक्टिकली तो सही हो जाएगा, ग्रामर तो आपने सही कर दी, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो गया, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं आता। हालांकि ये ऑप्शन हमारे सिनेरियो में है नहीं, हमारे कंटेक्स्ट में है नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आप स्टूडेंट मेरे से पूछेंगे कि सर सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। बच्चा ये बस काम चलाने वाली बात है। आइडियल केस तो यही था कि सिंस यहां पर लिखा जाता है इसको काट कर सिंस आई शॉ मी, आइडियल केस तो यही था, आइडियल ऑप्शन तो यही होता। लेकिन अब चूंकि ये नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा सिंस आई हैव सीन मीना। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का देखिए कोई भी जो एक्शन होता है, इस पॉइंट पर अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी जो एक्शन होता है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कब लगाते हैं, जब हम प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करते हैं। और प्रेजेंट के पॉइंट पर जिस एक्शन का कंप्लीशन एक्सप्रेस किया जाता है वो स्टार्ट तो कहीं पास्ट में हुआ होता है, पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, चला है, चल रहा है और प्रेजेंट के पॉइंट पर आगे कंप्लीट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्शन होता है वो पूरा का पूरा पास्ट का एक्शन होता है, सिर्फ उसका कंप्लीशन प्रेजेंट के पॉइंट पर होता है और उसी कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं। हमने यहाँ पर सिंस आई हैव सीन इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन, ये पास्ट का एक्शन ही रहा होगा, यहां कहीं शुरू हुआ होगा। और चूंकि इस एक्शन की जो एसेंस है, इसका जो महत्व है, हम इसके महत्व को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट से भी रिलेवेंट है। अगर हम पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट कर दें, रिलेवेंट बता दें, हम कह दें कि ये आज भी महत्व रखता है,
तो हम उस एक्शन को जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ले जा सकते हैं। जैसे एक जो है सेंटेंस मैंने पढ़ा है, आप लिख सकते हैं वी गॉट फ्रीडम इन 1947। सही, एक फैक्ट लिख रहे हैं आप, ऐसा हुआ था। हाँ, इंडिया को, वी से मतलब हम, वी द इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन को या इंडिया को पॉलिटिकल फ्रीडम 1947 में मिली। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉयलेट कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप पार्क में बैठे हैं, कोई आपको उठा रहा है, चल भाई जा यहाँ से, एक चौकीदार आया, उसने बोला जाओ निकलो यहाँ से, यहाँ नहीं बैठ सकते, तो आप क्या कहते हैं, वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947। ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं चौकीदार साहब से, आप चौकीदार साहब से कह रहे हैं वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947। तो आपने एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में 1947 में खत्म हो गया था, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। हालांकि मैंने 1947 लिखा भी है, तो भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, क्योंकि अब आप उसको प्रेजेंट के पॉइंट से, जिस समय आपको चौकीदार साहब हटा रहे हैं, उससे हम रिलेट कर रहे हैं कि वो जो फ्रीडम हमें मिली है 1947 में, उसका महत्व है, तुम हमें पार्क से नहीं हटा सकते हो। वी हैव अवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अगर आप पास्ट के किसी इवेंट का जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में अगर उसका दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ये ऑप्शन बचा फिर आपके पास चूज करने के लिए, भाई ये तो आना ही नहीं था, ये डिड नॉट के साथ सा लगा दिया, नो इम्प्रूवमेंट ये है नहीं, तो ये हो जाएगा सिंस आई हैव सीन, इट हैज बीन 2 years सिंस आई हैव सीन मीना। एक्शन तो ये मीना को फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, ये हो गया रिपोर्ट टाइम, ये हो गया आपके 2 साल, ये सी वाला एक्शन यहाँ पर हुआ था। अब ये सी वाला एक्शन हुआ तो पास्ट में था इस पॉइंट पर, लेकिन इस पास्ट में ये जो एक्शन यहाँ पर हुआ था सी वाला पास्ट में, इसका इफेक्ट यहाँ प्रेजेंट के पॉइंट पर जनरेट किया जा रहा है। इस एक्शन को प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट किया जा रहा है, रिलेवेंट बताया जा रहा है। उस सिचुएशन में आपने क्या कर दिया, सी को आई हैव सीन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा आइडियल तो नहीं है, पास्ट के पॉइंट को रिफर करने के लिए आइडियल तो वही था सिंस आई सा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। 169 का फर्स्ट। देखिए, जब इतना दिमाग लगाते हैं तो भैया टाइम तो लगता ही है। अब मैं तो इनको 5 मिनट में कर देता, लेकिन आपकी समझ कहाँ रह जाती, आपकी समझ तो इंप्रूव होती नहीं है। 20-21 सेंटेंस है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में निपटाए जा सकते थे, लेकिन आपकी समझ तो खत्म हो जाती है ना। अगर आपके साथ आपकी समझ ही नहीं है तो फिर कोई आपके साथ नहीं है। आप दिन हो रात हो, आप कहीं पर भी चली जाइए, आपका प्रिय से प्रिय दोस्त आपका साथ छोड़ सकता है। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं होंगे, वो आपसे दूर होंगे, आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, कोई किताब आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। जब पूरी दुनिया में जब कोई भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा, तब भी आपकी समझ आपकी मदद करेगी, आपकी समझ आपके काम आएगी। तो ये जो यहाँ पर डिस्कशन इतना चल रहा है, जो इतनी मेहनत हो रही है, आपकी समझ को इम्प्रूव करने की हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए हो रही है। आप जो है इसी तरह से घर पे कोशिश कीजिए, जरूर होंगे, शुरू में दिक्कत आती है, फिर होने लगते हैं, 10-20 दिन के बाद ये होने लगते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।